इंटरेस्टिंग नॉवल स्टोरी में आपका स्वागत है। पार्ट 1 चैप्टर 1 सुहा किडनैप इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट। लॉर्ड कृष्णा, पहली बाहर हिंदुस्तान से बाहर जा रही हूँ। प्लीज सब सही से हो जाए। मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। वो लड़की अपने हाथ जोड़े बोल रही थी। तभी दिल्ली से मैक्सिको जाने वाली फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और वो लड़की भी उठकर चल दी। एयरपोर्ट पर रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसका पासपोर्ट और वीजा चेक करते हुए पूछा, सुहा थापर? सुहा मुस्कुराई और बस हाँ में सिर हिला दिया। वो फ्लाइट की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में वो अपनी सीट पर फ्लाइट के अंदर थी और प्लेन धीरे धीरे उड़ान भर रहा था। साथ ही सुहा के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। उसने कसके अपनी आंखें बंद कर ली और बड़बड़ाने लगी, लॉर्ड कृष्णा बचा लेना, बस अब सीधा मैक्सिको की हवाओं में सांस लूंगी। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। पर पता नहीं क्यों उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। सुहा ने तुरंत अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखते हुए बोली, सब तो अपने में लगे हुए हैं। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है? ये सब इतना अजीब क्यों है? उद्धरण चिन्ह। सुहा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर फिर भी उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी और उसे जल्द ही नींद में भी आ गई। 22 घंटे के लंबे सफर के बाद सुबह के 10 बजे उसकी फ्लाई मैक्सिको सिटी के सेंटा लूसिया एयरपोर्ट पर लैंड हुई। सुहा काफी खुशी थी। वो सबके साथ बाहर आए, अपना लगेज लिया और चेकिंग के लिए चल दी। उसके सामान की चेकिंग चल रही थी और सुहा काफी एक्साइटेड होकर इधर उधर देख रही थी। ये सारी चीजें उसे काफी नई और अच्छी लग रही थी। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम नहीं ले रही थी और इतने में किसी ने उसके हाथ में हथकड़ी पहनाई। सुहा ने एकदम से सिर उठाकर देखा तो ये मैक्सिकन पुलिस थी। सुहा हैरानी से उसे देखने लगी और वो पुलिस ऑफिसर बोला, ड्रग्स हैव बीन फाउंड इन योर लगेज, यू हैव टू कम विद अस। उसकी बात सुन सुहा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो एकदम से ना में सिर हिलाते हुए बोली, नो ऑफिसर। ये कैसे? वो काफी डर गई थी। पर उसे ऐसे आनाकानी करते देख दो और पुलिस वाले वहां आ गए और उनमें से एक ने कहा, मैम प्लीज कम विद अस। सुहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे जबरदस्ती उस पुलिस वालों के सारा जाना पड़ा, पर उसे अब भी डर लग रहा था और इन सारे तमाशे को दूर खड़ा देख रही थी दो आंखें जो सब कुछ नोटिस कर रही थी, फिर भी शांत थी। वो उसे अपने साथ वही बने इंटेरोगेशन रूम में ले आए और उसे एक चेयर पर बैठा दिया। सुहा उन्हें अब भी डरी नजरों से देख रही थी और उसके सामने एक करीब 50 साल का आदमी आकर बैठा। वो देखने में इंडियन ही लग रहा था और उसने मुस्कुरा कर कहा, हेलो मिस सुहा थापर, मेरा नाम मधुर महाजन है, सब एमएम कहते हैं। उसे हिंदी में बात करते देख सुहा एकदम से रो दी और रोते हुए बोली, सर प्लीज हेल्प मी, मैंने कुछ नहीं किया है और ये लोग कह रहे हैं मेरे सामान से ड्रग मिला है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं तो यहाँ पढ़ने आई थी, आप चाहें तो पता कर सकते हैं। मैंने एडमिशन लिया है ऑटोनमस यूनिवर्सिटी ऑफ बजा कैलिफोर्निया यूएबीसी में, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। सुहा की बात सुन मधुर ने कहा, ये आपके साथ पक्षपात नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे बुलाया गया है ताकि मैं आपसे ठीक से बात करूं और आपको सब समझाऊं। सुनिए सुहा, आपके लगेज से करोड़ों का ड्रग मिला है। आपका एक बैग पूरा ड्रग भरा हुआ है, थिम ड्रग जो काफी खतरनाक होता है। इलीगल मार्केट में इसकी किस्मत बहुत है, पर आप जानती है ना आपके बैग से ड्रग मिलने का क्या मतलब है? उसकी बातें सुन सुहा हैरान थी। उसने तो कभी ड्रग देखी भी नहीं थी और यहाँ उसके बैग में इतनी ड्रग। बेचारी सुहा। करीब 3 घंटे बाद वो बता बता कर थक चुकी थी कि उसने कुछ नहीं किया। वो जो कुछ भी उसके बैग से मिला है वो उसका नहीं है, पर कोई मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में करीब 3 घंटे बिठाए रखा पर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। मधुर ने आखिर में थक कर कहा, देखिए सुहा, आप जब तक जुर्म मान नहीं लेती या सच्चाई नहीं बता देती ये लोग आपको जाने नहीं देंगे। आप। वो बोल ही रहे थे और एकदम से वहां खड़े पुलिस ऑफिसर का फोन बजा। उसने सामने वाले से बात की और फिर मधुर की तरफ आकर उसके कान में कुछ कहा तो मधुर भी हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत सुहा की तरफ पलटकर कहा, आप बच गई। जैसे ही सुहा ने ये सुना उसके चेहरे पर एक उम्मीद आ गई और मधुर ने कहा, जिसने आपके बैग में वो ड्रग रखवाई थी उसने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है।
सुहा ने एक राहत की सांस ली और ऊपर की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में फिर आंसू बहने लगे। वो तो डर ही गई थी कि पता नहीं क्या होगा। अपने देश से 15,000 किलोमीटर दूर यहाँ अकेली वो कैसी मुसीबत में फंसे गई थी। पर अब उसे कुछ सही लग रहा था। कुछ देर की प्रोसेस के बाद सुहा को छोड़ दिया गया, पर उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, ये कहकर कि जब तक सारी सच्चाई पता नहीं चल जाती और वो पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हो जाती, उसका पासपोर्ट यही रहेगा। बेचारी सुहा, वो क्या ही बोलती। उसे उसके लगेज के साथ काफी इज्जत से एयरपोर्ट से बाहर तक छोड़ा गया। पर अब सुहा परेशान थी। उसका पासपोर्ट पुलिस ने रख लिया था। वो यहाँ किसी को नहीं जानती थी। ऊपर से फोन डेट था और जिस वक्त उसे यहाँ होना चाहिए था उससे भी 3-4 घंटे लेट हो चुका था। वो यही सब सोचते हुए इधर उधर देख रही थी और दूर खड़ी गाड़ी में बैठा वो शख्स सुहा को देख रहा था जिससे वो अनजान थी। उस गाड़ी में बैठे शख्स ने ड्राइवर के कंधे पर टैप किया तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वो वहां से चले गए। उस आदमी की शक्ल नहीं दिख रही थी क्योंकि कार पूरी पैक थी। वो वहां से निकल गया और कुछ देर बाद जैसे ही सुहा रोड क्रॉस करके आगे निकली, किसी ने पीछे से उसके मुंह पर नशीला रुमाल रखा और सुहा अगले ही पल बेहोश होकर उसके ऊपर गिरी। उस आदमी ने उसे गाड़ी में बैठाया और वो लोग तुरंत वहां से निकल गए। ये 3-4 लोग थे। 2 घंटे बाद जब सुहा की आंख खुली, उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसके सिर में अब भी दर्द था। वो अपना सिर पकड़े उठकर बैठी, पर अचानक उसे याद आ गया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने तुरंत अपनी नजरें उधर उधर दौड़ाई। ये एक बेडरूम था, काफी आलीशान, पर यहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। सुहा डर के मारे उठते हुए बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। यहाँ कदम रखते ही ड्रग रैकेट में फंस गई और अब किडनैप। यहाँ आना ही गलत फैसला था क्या। लॉर्ड कृष्णा, प्लीज मदद कीजिए। सुहा डर कर दरवाजे तक आए तो बाहर से किसी की बात करने की आवाज आ रही थी। हाँ, वो यही है। अरे, एके ने बोला तो लाना पड़ा। मुझे भी नहीं पता। हाँ, अभी शायद सो रही है। कमरे के अंदर खड़ी सुहा डर ही गई। वो खुद में ही बुदाए, कौन है ये लोग। ये हिंदी में बात कर रहे हैं, वो भी इतनी साफ, मतलब जरूर इंडियन होंगे, पर इन्होंने मुझे किडनैप क्यों किया है। और ये एके कौन है। इसके कहने पर मुझे यहाँ लाए हैं, क्यों। सुहा ने यही सब सोचते हुए डरते डरते धीरे से दरवाजा खोला और नजर बाहर चली गई। बाहर कोई भी नहीं था, पर वो हैरान रह गई। वहां राउंड में सिर्फ सीढ़ियां ही सीढ़ियां थी। वो शायद तीसरे फ्लोर पर थी। सुहा जल्दी से उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी क्योंकि वहां कोई भी नहीं था। वो नीचे आई तो देखा यहां भी कोई नहीं था। ये बड़ी अजीब बात थी। सुहा खुद में ही बोली, कोई दिख क्यों नहीं रहा। किडनैप करना भी नहीं आता क्या यहाँ किसी को। और मेरा सामान कहाँ है, मेरा फोन। सुहा की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। मेक्सिको आए अभी तो 12 घंटे भी नहीं हुए थे और उसके सिर क्या क्या हो रहा था। वो रोते हुए जैसे ही बाहर निकलने को हुई कि पीछे से किसी की और आवाज आए, स्टॉप। सुहा के कदम अपनी जगह पर ही जम गए और वो बस वैसे ही खड़ी हो गई। उसने पलटने तक की जहमत नहीं उठाए। कौन है एके, क्यों किडनैप करवाया उसने सुहा को। कौन है सुहा, और क्या उसे फंसाने वाला एके था। क्या सुहा के लिए मेक्सिको में आएंगी मुश्किलें, या हो जाएगी वो इन्हीं मुश्किलों का शिकार। चैप्टर 2 माई लिटिल माउस। मेक्सिको। सुहा अपनी जगह पर खड़ी थी और पीछे से किसी ने काफी सॉफ्ट वॉइस में कहा, गियो तो छोटा चूहा भगाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सुहा के कानों में आवाज पड़ी उसने एकदम से पलट कर पीछे देखा और देखा तो क्या देखा, बस नजरें थम सी गई। वो लड़का, उसने ब्लैक सूट पहन रखा था और शर्ट के 2 बटन खुले थे, दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में थे और वो बस सुहा को ही देख रहा था। पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी नॉर्मल थे। इनफैक्ट होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और सुहा को ऐसे एक तट अपनी तरफ देखता पाकर वो धीरे से बोल, प्यार हो गया। जैसे ही सुहा ने ये सुना वो एकदम से होश में आई और गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, कौन हो तुम और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। किडनैप किया है मुझे। उसकी बात सुन वो लड़का हल्का सा हंसा और बोला, किडनैप, नो माय लिटिल माउस, तुम्हें किडनैप करूं इतनी तुम्हारी औकात नहीं। जैसे ही सुहा ने ये सुना गुस्से से दंडनाती हुई उस लड़के के पास आई और बोली, जब मेरी इतनी औकात नहीं तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। बताओगे क्यों लाया गया है मुझे यहाँ पर। क्यों ऐसे बेहोश करके गायब किया गया, या तुम्हारे यहाँ क्या इसको शादी में बुलाना कहते हैं।
ऐसे इनवाइट करते हैं किसी को? वो लड़का अब खामोशी से उसे देखने लगा और सुहा ने देखा आसपास भी कई सारे लोग थे। सबने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे। वो सबकी तरफ देखते हुए बोली, कौन हो तुम सब? उसने इतना कहा ही था कि एक लड़क बोला, माफिया। सुहा दो पल को डर ही गई, पर फिर भी बात बदलते हुए बोली, ये कौन सा थीम है शादी का? ब्लैक कपड़े। देखो तुम लोगों ने गलती से किसी और को इनवाइट कर लिया है। मैं तुम सबको नहीं जानती, ठीक है, मुझे जाने दो। और जैसे ही जाने को पालती है कि उन सब में से एक लड़के ने आगे आते हुए कहा, हमने तुम्हें किडनैप नहीं किया, तुम्हें बचाया है। सुहा ने उसकी आवाज सुनी तो उसकी तरफ पलटी। ये लड़का दिखने में तो ठीक ठाक ही था पर प्यारा लग रहा था। फिर भी उसके चेहरे की एक्सप्रेशन ना के बराबर थे, जैसे उसे सुहा कुछ खास पसंद ना आए हो। सुहा उसे घूरते हुए बोली, शादी यूं नहीं आई हूं कि खाना खाकर चली जाऊं, बाकायदा किडनैप हुई हूं। और बचाना ये होता है तो मारना क्या होता है बताओ? कि किडनैप करके किसी को बचाते हैं क्या? सुहा डर नहीं रही थी और ये चीज देखकर वहां सब असमंजस में थे। उन्हें लगा था एक लड़की जो इंडिया से यहाँ आई है, पहले उसका ड्रग रैकेट में पकड़े जाना, फिर उसका पासपोर्ट जब्त हो जाना और अब किडनैप हो जाना। वो लड़की रो रही होगी, डर रही होगी, पर यहाँ तो सुहा के हाल ही कुछ और थे। वो तो और ऊपर से उन्हें तेवर दिखा रही थी। और उसे ऐसे देखा वो लड़का लगभग दांत पीसते हुए बोला, पासपोर्ट जब्त हो चुका है तुम्हारा, और अगर ऐसे बाहर घूम होगी तो कोई भी फायदा उठा लेगा। ऐसे ही किडनैप करके ले जाएगा और कहाँ ले जाकर बचेगा पता भी नहीं चलेगा। सुहा को अब और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाते हुए बोली, लिसन, मुझे बेच दिया जाए या कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाए, तुम होते कौन हो मुझे किडनैप करके यहाँ लाने वाले? और कैसा बचाव? क्या लगते हो तुम मेरे, जो मुझे बचाया है? वो लड़का उसे हैरानी से घूरने लगा। ये लड़की डर नहीं रही थी, जबकि वो लोग दिखने में ही माफिया लग रहे थे। बता भी चुके थे कि हाँ हम माफिया है, पर ये लड़की। उन दोनों को ऐसे देख पहले वाले लड़के ने हल्की ऊंची आवाज में कहा, अहीर, चुप हो जाओ। उसकी बात सुन अहीर एकदम से बोला, धीरे। उसे लड़के ने उसे आंखें दिखाई और फिर वापस सुहा की तरह देखते हुए बोला, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। मर जाओ तो आज मारो, बच जाओ तो आज बच जाओ, पर तुम्हारी वजह से जो माल पकड़ा गया है, जब तक वो हमें नहीं मिल जाता तुम यहीं पर रहोगी। आए बात समझ में? सुहा हैरानी से बोली, क्या मतलब माल पकड़ा गया? एक मिनट, वो माल तुम्हारा था? तुम लोगों ने मुझे फंसाया? रियली? वो सबको हैरानी और गुस्से से घूर रही थी और उस लड़के ने कहा, हाँ हमारा माल था, हमने ही तुम्हें फंसाया, पर सीधा सा था कि तुम यहाँ आओगी, हमारा माल हमें मिल जाएगा। पर तुम्हारी वजह से अब मेरा माल पुलिस के पास है, इसलिए जब तक मुझे वो बैग नहीं मिल जाता तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। सुआ की आंखें छोटी हो गई। वो एकदम से उसके करीब आते हुए बोली, ओ हेलो मिस्टर माफिया, तुम जो कोई भी हो ना अपने घर में होगे। मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, किडनैप किडनैप खेलने नहीं। माल पुलिस ने पकड़ा है ना तो पुलिस को जाकर बोलो, पर मुझे तुम यहाँ से जाने दोगे? और अगर तुमने मुझे यहाँ पकड़ कर रखा ना तो मैं पुलिस केस कर दूंगी तुम पर। उसकी बात सुन वो लड़का हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये इंडिया नहीं मैक्सिको है, यहाँ की पुलिस भी मेरी है और सजा देने वाला भी मैं हूँ। पुलिस केस करोगी? तुम पर खुद ही पुलिस केस हो रखा है, पासपोर्ट तक नहीं है तुम्हारे पास, कैसे करोगी? और फिर वो कुछ देर रुक कर बोला, रही बात पढ़ाई की, तो जब तक तुम्हारा पासपोर्ट नहीं मिल जाता तुम यूनिवर्सिटी में कदम भी नहीं रख सकती। इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, वहाँ पासपोर्ट देना पड़ेगा। तो जब तक तुम्हारा पासपोर्ट नहीं मिल जाता तब तक तुम यहाँ रह लो, हम सोचेंगे तुम बैग मिलने तक यहाँ हो। तुम सोचना पासपोर्ट मिलने तक हो। उसकी बातें सुनकर सुहा को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था और दिमाग अलग से खराब हो रहा था। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली और बोली, देखो मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है, समझे तुम? मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाली और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। उसने उस लड़के को वार्निंग दी और वापस उल्टे कम लेते हुए वहां से जाने के लिए मुड़ गई। उसे जाते देख वहां खड़े सारे लड़कों ने उस लड़के की तरफ देखा और वो लड़का वैसे ही बोला, भोली भाली लड़की, इंडिया से आई है, यहाँ आते ही स्मगलिंग का केस हो गया, पासपोर्ट भी अपने पास नहीं है, कहाँ जाएगी अब? कोई घर तो रेंट पर देगा नहीं, हॉस्टल जाने के लिए भी पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो तुम जाओगी कहाँ?
फोन भी चेंज करना पड़ेगा, इंडिया कॉल करने के लिए, इंडिया वापस जाने के लिए भी पासपोर्ट लगेगा। तो कुल मिलाकर सारी बात आकर रुकती है पासपोर्ट पर। वही तुम्हारे पास नहीं है तो तुम क्या करोगी? वैसे मैं तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट दे सकता हूँ। जैसे ही सुहा ने ये सुना उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर उस लड़की को देखा तो वो बोला, पर तब जब मेरा बैग मुझे मिल जाएगा। सुहा को समझ में नहीं आ रहा था वो इस इंसान को क्या बोले। उसे गुस्सा भी आ रहा था और खुद पर तरस भी। वो कहाँ फंस गई थी? वो तो यहाँ पर पढ़ाई के लिए आई थी और यहाँ आते ही पहले ही दिन उसके साथ इतना सब कुछ हो गया था। अब वो एक ऐसे इंसान के सामने खड़ी थी जिसे वो जानती तक नहीं, फिर भी उसे उसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि उसे उसका पासपोर्ट चाहिए और पासपोर्ट के बिना सुहा सच में यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। सुहा ने लाचार नजरों से उसे देखा और फिर भी अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। और उसकी ये बात सुनकर वो लड़का समझ गया कि सुहा यहाँ रुकने के लिए मान गई है। उसने एक लड़की की तरफ देखा और बोला, इसे वापस वहीं छोड़कर आओ जहां से निकाल कर भागी थी। और वो खुद बाहर की ओर जाने के लिए सुहा की तरफ बढ़ा। सुहा अभी भी उसे घूर रही थी, नजरें जरा सी भी नीचे नहीं हुई थी। और वो लड़का बोला, काफी स्ट्रांग हो लिटिल माउस। उसकी बात सुन सुहा गुस्से में बोली, मेरा नाम सुहा है, चूहा नहीं हूं मैं। वो लड़का हल्का सा हंसा और बोला, सुहा हो या चूहा दोनों ही पिद्दी हो। और वो वहां से निकल गया। सुहा बस हैरानी से जाते हुए उस लड़के को देखते रह गई। उसे समझ नहीं आया ये लड़का चीज क्या है, पर वो सच बोल कर गया था। सुहा सच में उसके सामने काफी छोटी सी लगती थी, एकदम पिद्दी। उसे लड़के की हाइट यही कोई 6.2 रही होगी और चौड़ा बदन था उसका। वहीं पर सुहा बस 5.1 की होगी। शरीर भी दुबला पतला था, इसलिए वो काफी छोटी सी लग रही थी उसके सामने। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचकर दांत पीसते हुए कहा, चूहा माय फुट। बस मुझे मेरा पासपोर्ट मिल जाए और मैं यहाँ से निकलूं। पता नहीं कहाँ फंस गई हूं मैं। लॉर्ड कृष्णा, बस पासपोर्ट मिलने तक कोई गड़बड़ ना हो और ये इंसान मुझसे दूर रहे। वो खुद में ही बड़बड़ा रही थी और उससे दूर खड़ा अहीर उसे घूर रहा था। उसे ऐसे देख सुहा एकदम से बोली, क्या है? तुम यहाँ लेकर आए हो मुझे? मैं खुद नहीं आई हूँ। तो ये लुक देना ना मुझे बंद करो। उसकी बात सुन अहीर ने उसे घूरते हुए कहा, कने कहा है इसलिए यहाँ पर टिकी हुई हो, वरना एक पल नहीं लगता तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकलने में। उसकी बात सुनकर सुहा को इतना तो मालूम हो गया कि जो इंसान कब से उसके साथ बकवास किए जा रहा था वो अक है। वो मन ही मन बोली, तो ये है अक, इसकी वजह से मुझे यहाँ पर लाया गया है और अब मुझे यहाँ पर किडनैप करके रखा जा रहा है। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे लगता है माफिया है, स्मगलिंग करता है तो मुझे डरा देगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं भी कानून जानती हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। चैप्टर 3 शिपमेंट। मेक्सिको। अक इस वक्त कार में था और उसके साथ कार में 3 लोग और थे। एक जो ड्राइव कर रहा था, एक अगेजो पैसेंजर सीट पर था और एक आदमी जो उसके साथ ही बैक सीट पर बैठा था। वो आदमी अजीब नजरों से अक को देख रहा था और अक ये नोटिस कर रहा था, पर उसकी नजरें अपने हाथ में पकड़े टैब पर थी। वो कुछ पढ़ रहा था उसमें और वो ऐसे ही बोला, क्या चाहिए आरव? क्यों घूर रहे हो? उसकी बात सुन उसके पास बैठा आरव बोला, तुम्हें पता है इन 3 महीना में तुमने इतने शब्द किसी के लिए यूज नहीं किए जितना उस लड़की से बहस करने में यूज कर दिए। तुम्हें पता है ना तुम्हारे गले में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने साफ मना किया है तुम्हें ज्यादा बोलने से, जोर से बोलने से, और तुम इतनी देर से उसके साथ बकवास कर रहे थे। क्यों? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन अक ने उसकी तरफ देखा और ठंडा एक्सप्रेशंस देते हुए बोला, जरूरी था। वो वापस अपने टैब में देखने लगा और उसके पास बैठा आरव बोला, क्यों जरूरी था? ना तो वो बैग हमारा है, ना ही ये लड़की हमारी कुछ लगती है। हमारा काम था उसे पुलिस से बचाना, वो हम बचा चुके। अब वो कहीं पर भी जाए, कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना बोलो। उद्धरण चिन्ह। अक्के ने अब उसकी तरफ देखा और एक गहरी सांस भरते हुए बोला, पुलिस ने कभी पासपोर्ट जब्त नहीं किया है किसी का, पर इस लड़की का किया है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी और मैं चाहता हूं कि वो वजह मुझे मालूम हो। लड़की तब तक यहाँ रहेगी जब तक इसका पासपोर्ट हमारे हाथ नहीं लगता। इन्फॉर्मेशन निकालो इसकी। और दूसरी बात, वो बैग चाहे किसी का भी हो, अब वो मेरा है और वो मेरे पास ही आना चाहिए, समझे? उद्धरण चिन्ह। आरव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, पर तुम ज्यादा नहीं बोलोगे, समझे? खून आने लगेगा तुम्हारे मुंह से।
क ने उसे देखा और वापस अपनी नजरें टैब में गड़ा ली और कुछ बोला ही नहीं। दूसरी तरफ विला में अहीर ने सुहा को लाकर इस कमरे में छोड़ दिया था जहां से वो उठकर बाहर आई थी। सुहा कमरे में अकेली थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कमरे में यहां से वहां चक्कर काटते हुए खुद में ही बड़बड़ा रही थी। लॉर्ड कृष्णा आपको बोला था सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, और अपने लाकर मुझे यहां फंसा दिया इन माफिया के बीच, और वो भी इंडिया के नहीं मैक्सिको के। पता नहीं क्या होगा मेरा। उद्धरण चिन्ह। पर पता नहीं वो किस सोच में डूबी और खुद में ही बड़बड़ाई, वैसे है बड़ा हैंडसम। सुना था माफिया हैंडसम होते हैंगे, आज देख भी लिया। बांदा काफी होट है, पर इसका क्या फायदा है। तो माफिया मर्डर्स करता होगा, स्मगलिंग करता होगा, पता नहीं क्या क्या करता होगा। कहीं गुस्से में मुझे भी ना मार दे, बच के रहना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। वो रुकी और एकदम से बोली, पर एक मिनट, ये क्या सोच रही है तू? तुझे बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है सुहा। जैसे ही तुझे तेरा पासपोर्ट मिलेगा, तू हॉस्टल चली जाएगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। इस बंदे से तेरा कोई ताल्लुक नहीं। इसने तुझे किडनैप किया है सिर्फ अपने बैग के लिए। लॉर्ड कृष्णा जल्दी से इसका बैग मिला दो और मुझे मेरा पासपोर्ट, ताकि मैं इस इंसान से आजाद हो जाऊं। पता नहीं इस देश में मैं क्या करूंगी। किसी को नहीं जानती, कहीं जा नहीं सकती, कुछ है भी नहीं मेरे पास। और अचानक इस चीज को याद कर वो एकदम से बोली, 1 मिनट, मेरा सामान कहाँ है? और मेरा फोन? वो इधर उधर देखने लगी पर उसे कुछ दिखा नहीं, और इतने में दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। ये एक औरत थी, शायद मेड। सुहा ने देखा उस औरत के हाथों में खाने की ट्रे थी। वो कमरे के अंदर उस ट्रे को लेकर आते हुए बोली, हेलो मैम, प्लीज ईट योर फूड। उसकी बात सुन सुहा एकदम से बोली, मेरा सामान कहाँ है? और मेरा फोन? कहीं तुम लोगों ने उन चीजों को भी किडनैप करके कहीं और तो पार्सल नहीं करवा दिया? और उसे औरत ने जल्दी से कहा, नो मैम, योर लगेज विल बी डिलीवर्ड हियर शॉर्टली अलोंग विद योर फोन। उसकी बात सुन सुहा कुछ शांत हुई और 2 पल उसे देखते हुए बोली, नाम क्या है तुम्हारा? वो लड़की मुस्कुराई और बोली, अमेली। सुहा उसे ध्यान से देखने लगी। इस लड़की की उम्र ज्यादा नहीं थी, 25-26 के करीब होगी, पर थी तो वो सुहा से बड़ी ही, इसलिए सुहा को उससे ऐसे बात करना सही नहीं लगा। वो चुपचाप जाकर बेड पर बैठकर उसे खाने को देखने लगी। उसे सच में बहुत भूख लगी थी। उसने काफी देर से कुछ नहीं खाया था। अमेली ने उसके लिए खाना ले जाकर उसके सामने रख दिया और सुहा चुपचाप खाना खाने लगी। सुहा की बात करूं तो वो कोई डरपोक लड़कियों में से नहीं थी। वो सच में काफी निडर, साहसी और अलहड़ लड़की थी। किसी को भी कुछ भी बोल जाना, कुछ भी कर जाना, उसे जरा सा भी डर नहीं लगता था। और आखिरी बार वो डरी किस चीज से थी ये तो पता ही नहीं था। कभी कभार किन्हीं सिचुएशंस में वो डर जाती थी। हाँ, डरती वो भी थी, पर अपने डर पर काबू भी जल्दी पा लेती थी। पर लोगों से बिल्कुल नहीं, इंसानों से उसे डर नहीं लगता था, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, और ये उसकी खासियत थी। पर अब वो यहाँ से कैसे निकलेगी ये उसे भी नहीं पता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एके ने उसे किडनैप किया क्यों। अगर वो इतना ही बड़ा माफिया है और स्मगलर है कि इंडिया से किसी और के बैग में वो ड्रग रखवा कर यहाँ मंगवा सकता है, तो वो अपना बैग छुड़ा भी तो सकता है। उसे क्या जरूरत है सुहा को यहाँ रखने की? सुहा के दिमाग में यही सारे सवाल चल रहे थे, पर वो फिर भी चुपचाप खाना खाए जा रही थी और अमेली बस चुपचाप उसे देख रही थी। कुछ देर में सुहा ने खाना खा लिया और अमेली उसके सामने से प्लेट लेकर चली गई। सुहा ने तुरंत जाकर दरवाजा बंद कर दिया और खुद में ही बुदबुदाई, खाना भी टेस्टी था, किसी ने अब तक बदतमीजी भी नहीं की, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, ये माफिया ही है ना। पर माफिया तो इतने अच्छे नहीं होते, मैंने तो सुना है वो बहुत बुरे होते हैं, मर्डर्स करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, लड़कियों का रेप भी करते हैं। तो कहीं ये मेरा भी? उद्धरण चिन्ह। उसने एकदम से अपने कपड़े पकड़ लिए और जाकर बेड पर दुबक गई और खुद से ही बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर किसी ने मेरे साथ कुछ किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ दूसरी तरह ये कॉन्फ्रेंस हॉल था, बड़ा सा टेबल और आसपास कोई 30 से भी ज्यादा चेयर्स लगी हुई थी। जो मेन चेयर थी उसके ऊपर अक बैठा था। उसका एक हाथ अपनी ठुड्डी पर था और कोहनी चेयर पर टिका रखी थी, और आसपास जितने भी लोग बैठे थे वो बस चुपचाप उसे देख रहे थे। सबके चेहरे पर एक हल्का सा डर दिख रहा था, पर फिर भी वो नॉर्मल लग रहे थे।
और अक उन सब की तरफ देखते हुए बोला, शिपमेंट हमारे हाथ से निकल गए, जबकि पैसा हमारा था, माल हमारा था, जगह भी हमारी थी, तो तुम सब में से कौन है जो गद्दारी कर रहा है? वो सब एक दूसरे को देखने लगे और अक के वैसे ही बोला, कोई बात नहीं, देख लो जिस पर शक हो, मिलकर उसका नाम बता देना, हम देख लेंगे क्या करना है उसके साथ। उसकी बात सुन सब हैरान थे, इसका मतलब क्या हुआ? ये साबित करने के लिए भी वोटिंग होगी कि धोखेबाज कौन है। अक आराम से सबको देख रहा था। खाने को तो उसकी पर्सनैलिटी डरावनी थी, जितना वो हैंडसम था उतना ही खतरनाक भी। ये उसके एक्सप्रेशंस और उसके शरीर पर बने वो टैटूज दिखाते थे। उसका ऑरा जो काफी डरावना लगता था। पर इन सब के बावजूद उसकी वॉइस काफी सॉफ्ट थी, वो धीमे बात करता था और बात करता था तो ऐसा लगता था कि कोई भी उसकी बातों में घुल जाए, पर यहाँ तो सबको डर लग रहा था। अक के गले पर एक टैटू बना हुआ था, बट उसे टैटू को ध्यान से देखा जाए तो वहां पर टांके थे, शायद कोई घाव था जिसे टैटू से छुपाया हुआ था। पर ये क्या था ये समझना मुश्किल था। और एक एक के शरीर पर कई जगहों पर टैटूज बने हुए थे, उसके हाथ पर, हथेली के उल्टे हिस्से पर, उसकी गर्दन पर, गले पर, हर जगह टैटू बने हुए थे और सच में ये उसे काफी हैंडसम लुक भी दे रहे थे। वो सबको बैठ आराम से देख रहा था जैसे कोई फिक्र ही ना, और सब अब भी एक दूसरे को देख रहे थे। उन सबको ऐसे देख अक के पीछे खड़े आरव ने कहा, सीधा सा मतलब है कि तुम खुद पता लगाओगे कि वो धोखेबाज कौन है। अगर हमने पता लगाना शुरू किया तो वो बचेगा नहीं, और ना ही तुम सब। तो अपने काम पर लग जाओ और ढूंढो उस इंसान को कि तुम सब में से वो कौन है जिसने गद्दारी की है। जगह हमारी थी, शिपमेंट हमारी थी, माल हमारा था, पैसे हमारे थे, तो फिर किसने किया? वो शिपमेंट हमारे हाथ से गई कैसे? और किसके पास है अभी? पता लगाओ। सब ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकाल गए। उनके जाते ही अक ने आरव की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, धीरे। उसकी बात सुन आरव मुस्कुरा दिया और बोला, गले में दिक्कत है इसलिए, वरना अभी मुझसे भी ज्यादा चिल्ला रहे होते तुम। CH4 डॉटर ऑफ शशांक थापर, मैक्सिको, रात का वक्त विला में। एक एक घर आ चुका था और जब वो घर आया तो विला में बस उसके लोग थे, गार्ड्स और कुछ मेड काम कर रही थी। अभी विला का माहौल ऐसा था कि सबकी एक यूनिफॉर्म थी। सारे मेल्स को ब्लैक कपड़े पहनने पड़ते थे और सारी फीमेल मेड्स को व्हाइट कपड़े पहनने पड़ते थे। उन सबको देखकर धीरे से बोला, वो लड़की कहाँ पर है? और सामने से आते हुए अहीर ने कहा, बकवास कर रही थी कब से, अब कमरे में गई है। मुझे समझ में नहीं आता है ये लड़की डरती क्यों नहीं है किसी से। माफिया के बीच है, गन्स देख रही है हम सब के पास, बट नहीं, इसको डर ही नहीं है, उड़ा दूंगा मैं अगर मुझे गुस्सा आया तो। उसकी बात सुन अक हंसकर बोला, तब तो तुम दूर रहो उससे, पता चला मैं उसे यहाँ छोड़कर गया और तुमने मेरे पीछे उसका मर्डर कर दिया। अहीर ने उसे भी घूरा क्योंकि उस पर भी गुस्सा आ रहा था। एके चुपचाप उसे इग्नोर करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इस विला का सबसे बड़ा कमरा, और कमरे में आते ही लेकिन एके ने गहरी सांस भरी। किंग साइज बेड था और सामने एक बड़ा सा सोफा रखा हुआ था। इस कमरे में एक बड़ी सी ग्लास बॉल थी जो बाहर का नजारा दिखाती थी और सच में ये कमरा काफी खूबसूरत था। कमरे का थीम ऑफ वाइट था और यहाँ पर हर चीज सलीके से रखी हुई थी और काफी महंगी भी लग रही थी। क ने अपना कोट उतारकर साइड में रखा और सीधा बाथरूम में चला गया। वो शावर के नीचे खड़ा था और उसे आज जो कुछ भी हुआ सब याद आ रहा था। फ्लैशबैक, वो फ्लाइट में था, उस फ्लाइट में जिसमें फ्लाइट में सुहा थी। उसके नज़र दिल्ली एयरपोर्ट पर ही सुहा पर पड़ी थी। पता नहीं क्यों उसे वो बड़ी अजीब लगी कि वो वहां पर भी नौटंकी ही कर रही थी, अपने आप में बड़बड़ाए जा रही थी और बार बार गुस्से में खुद से बात कर रही थी। तो कभी प्यार से बात कर रही थी, कभी डर रही थी। उसने इंडिया में ही एयरपोर्ट पर सुहा को देख लिया था, फ्लाइट में भी उसका सारा ध्यान सुहा पर ही था क्योंकि वो फ्लाइट में भी यही कर रही थी। जब वो सोकर उठी तब भी वो चिल्ला रही थी। उस 22 घंटे की फ्लाइट में एक ऐसा पल नहीं बीता जब उसने अक का ध्यान अपनी ओर ना खींचा हो। अक को बड़ा अजीब लग रहा था, वो बस उससे ध्यान हटा देना चाहता था और उसने हटा भी दिया। बट जैसे ही मैक्सिको एयरपोर्ट पर वो लोग पहुंचे, सुहा को गिरफ्तार कर लिया गया और ये चीज देखते ही एके को समझ आ गया कि किसी ने उसे फंसाया है, क्योंकि जिस लड़की को वो कब से देख रहा था या कहूं 24 घंटे से जानता था, वो लड़की ये चीज नहीं कर सकती। वो खुद एक माफिया था,
एक स्मगलर था, इसलिए उसे पता था कि इस काम को करने वाले लोग कैसे होते हैं और वो कैसे बिहेव करते हैं। सुहा को देखकर समझ में आ रहा था कि उसे फंसाया गया है, वो इन सब में इन्वॉल्व है ही नहीं। इसीलिए क ने खुद अपना क आदमी भेजकर इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था और सुहा को वहां से छुड़ा दिया था क्योंकि अपने आदमी को छुड़ाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर उसे ये भी पता था कि सुहा का पासपोर्ट पुलिस ने रख लिया था। प्रेजेंट टाइम। अक ने एकदम से अपनी आंखें खोली और बोला, तुम्हें यहाँ लाने का मेरा जो भी मकसद हो, पर तुम्हें यहाँ से आजाद करने का मेरा एक ही मकसद होगा। वो बाथरूम में चला गया और कुछ देर में नहाकर बाहर आया और लोअर और जंपर पहना। उसका डिनर हमेशा बाहर लगता था, बट आज उसने सोचा कि कमरे में ही लगवा ले, क्योंकि उसे काफी लो फील हो रहा था। पर फिर भी पता नहीं क्यों वो बाहर चला आया। बट जैसे ही कमरे से बाहर निकाला किसी से टकरा गया। उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने सुहा खड़ी थी, जो संभल नहीं पाई और एकदम से गिरने को हुई। उसे गिरता देख एके ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहा ने सीधे खड़े होते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मिलने आ रही थी, मैं तुमसे पूछने आ रही थी कि तुम चाहते क्या हो मुझसे। आजाद होना है मुझे, नहीं रहना मुझे। इतने बड़े घर में रहने की आदत नहीं है और इतने लोगों के बीच रहने की आदत तो बिल्कुल नहीं है। सारे के सारे देखकर ही गुंडे लगते हैं और यहाँ की मेड भी इंग्लिश में पटर पटर करती है। मुझे नहीं रहना। उसकी बात सुन अक को भी हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी रोक ली और बोला, ये मैक्सिको है, हिंदुस्तान नहीं। हम इंडियन से, इसलिए हम आपस में हिंदी में बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब हिंदी में बात करने वाले ही मिले। ये तो अच्छा है कि यहाँ इंग्लिश भी बोल रहे हैं, वरना अगर यहाँ की मैक्सिकन लैंग्वेज बोली तो तुम क्या करोगी? वो तो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगी। ऐसे पढ़ने वाली थी तुम यहाँ। उद्धरण चिन्ह। सुहा ने एकदम से अपनी इंडेक्स फिंगर उसकी तरफ बढ़ाई और बोली, ओह हेलो, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। अक ने एक नजर उसके चेहरे को और फिर उसकी उंगली को देखा और उसकी उंगली में अपनी उंगली फंसाकर उसका हाथ नीचे करते हुए बोला, अक नाम है मेरा, मैक्सिको का माफिया हूँ, बदनाम हूँ मर्डर्स और स्मगलिंग के लिए। अपने कदम, जुबान और हाथ संभाल कर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि अगले पल तुम्हें पता ही ना चले और तुम अपने लॉर्ड कृष्ण के पास पहुंच जाओ। सुहा ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा और अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोली, हेलो, डरा रहे हो मुझे? धमकी दे रहे हो? वो लड़कियां कोई और होगी जो डरती होगी, मासूम सी होगी। मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है करती होगी। मैं उनमें से नहीं हूं। अगर तुमने मेरा मर्डर किया ना तो मैं भूत बनकर भी यही घूमूंगी, और अगर मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं पहले तुम्हारा मर्डर करूंगी फिर खुद मारूंगी। मुझे वो अबला और मासूम लड़की समझने की कोशिश मत करना। पीपल पर लड़की चुड़ैल भी मुझे ट्यूशन लेती है। अक शांति से उसे देख रहा था और उसकी बकबक सुन रहा था। जैसे ही सुहा चुप हुई, वो बोला, मुझे लगा ही था कि तुम चुड़ैल हो, पर तुमने साबित भी कर दिया। सुहा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आया ये अक ने क्या किया। मतलब उसे खड़े खड़े रोस्ट कर दिया। वो हैरानी से अपना मुंह खोले उसे देख रही थी और अक ने उसकी ठुड्डी पर अपनी हथेली रखकर उसका मुंह बंद करते हुए कहा, बट मेरे लिए तुम एक छोटा सा चूहा हो, अ लिटिल माउस, पिद्दी। और वो इतना बोल आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर स्माइल थी जो सुहा ने देखी नहीं। वो जाते हुए क को घूरते हुए बोली, क्या बंदा है, इसे जरा सी शर्म नहीं आई मुझे पिद्दी बोलते हुए? आई मीन हॉट बोलो, क्यूट बोलो। चूहा क्या है? चूहा नाम है मेरा। वो झुंझलाकर वापस अपने कमरे में चली गई और यहाँ जब अक के नीचे आया तो आरव फाइल लेकर उसके पास ही आ रहा था। अक आकार डाइनिंग टेबल पर बैठा और एक मेड लाकर उसके सामने खाना सर्व किया। और आरव उसके पास आकर खड़ा होते हुए बोला, इस लड़की की इंफॉर्मेशन निकाल ली। इंफॉर्मेशन पढ़कर तो एक पल के लिए मेरा दिमाग ही घूम गया कि भगवान ने ऐसे आइटम्स भी दुनिया में बना रखे हैं। फिर भी तुम भी देख लो। अक खाना खाने लगा और वैसे ही बोला, पढ़कर सुनाओ, कैसा आइटम बनाया भगवान ने? आरव ने फाइल खोली और पढ़ने लगा, सुहा थापर, डॉटर ऑफ शशांक थापर। जैसे ही क ने ये नाम सुना उसका हाथ रुक गया। उसने नजरें उठाकर आरव की तरफ देखा और कुछ सोचने लगा। वो हैरान था। ये नाम? उसने क्लियर करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया? आरव ने उसकी तरफ सिर उठाकर देखा और बोला, शशांक थापर। ये नाम सुनकर क किसी सोच में डूब गया।
जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। चैप्टर 5 दिला स्क्रू एंड पदकू। मैक्सिको विला में रात का वक्त। एके ने वापस खाना शुरू करते हुए कहा, आगे बोलो, और आरव ने फाइल में देखते हुए ही कहा, 9 साल पहले ही शशांक थापर ने सुसाइड कर लिया था। जैसे ही ये सुना इस बार क के साथ साथ आरव के भी हाथ रुक गए और वो बोला, एके मुझे ये नाम जाना पहचाना लगा। ये बंदा तुमसे मिलना आया था, कहीं वही तो नहीं? तुम जानते हो इसे? क ने खुद को संभाला और वापस अपने खाने पर ध्यान देते हुए बोला, नहीं। आगे बोलो, आरव ने आगे कहा। तो सुहा पर आते हैं। उम्र 22 साल, अपने कॉलेज की गुंडी थी, सबसे लड़ती थी और गुस्से की बहुत तेज थी। इस वजह से उसकी कोई दोस्त भी नहीं थी। उसका हमेशा से रवैया ऐसा ही रहा है। सपना है बैरिस्टर बनने का। उसकी मॉम एक बैंक में काम करती है और उन्होंने ही पैसे जमा करके उसे पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है। उसकी फैमिली में सिर्फ वो और उसकी मॉम है। वो 2 पल रुका और बोला, सुहा की बात करें तो उसकी हॉबीज बहुत एबनॉर्मल टाइप की है। इस डिबेट पसंद है, ड्राइविंग की बहुत बड़ी शौकीन है। कोई भी कार चलाना सीखना इसके लिए 2 मिनट की बात है। कौन सा भी रास्ता हो आराम से गाड़ी चला लेती है और कोई भी नई कार सीखने में इसे सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। ये सुनते ही क के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई और वो अजीब ढंग से बोला, स्ट्रेंज। और उसकी ये बात सुनकर आरव ने कहा, इसीलिए कहा था कि भगवान है ऐसे नमूने भी बनाए हैं। अब तुम ये पढ़ लेना, मैं चला। उसने फाइल क के पास रख दी। क ने उसे कुछ भी नहीं कहा पर आरव जाते जाते एकदम से रुक गया और बोला, वैसे इसकी स्किल्स हमारे बहुत काम आ सकती है। इसे अपनी गैंग में शामिल कर ले, क्या क्या ख्याल है? उसकी बात सुनकर ने एकदम से कहा, यही करना होता तो पुलिस से बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। आरव ने अपना सिर खुजाया और बोला, हाँ ये भी है, और वो इतना बोल वहां से चला गया। कभी उठा उस फाइल को उठाकर अपने कमरे में चल दिया। कमरे में आते ही उसने फाइल बेड पर फेंक दी और जाकर उस ग्लास वॉल के सामने खड़ा हो गया। उसे कुछ धुंधली का चीज याद आ रही थी। फ्लैशबैक, एक 15 साल का बच्चा और उसके सामने खड़ा था एक आदमी जिसने व्हाइट शर्ट पहन रखी थी और ब्लैक पेंट उसके। वो अपने बड़े बड़े ऐनक से उस बच्चे को देख रहा था और वैसे ही उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, इस दुनिया में गुनाह सबसे ज्यादा है। जितनी अच्छाई नहीं उतनी बुराई है, और इन गुनाहों को हम रोक नहीं सकते, पर इन गुनाहों से जिन लोगों नुकसान हो रहा है हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरा एक हथियार तुम बनो। मैं चाहता हूं तुम कानून के रखवाले बनो, ताकि गुनाह करने वाले तुमसे डरे और अच्छाई करने वाले तुम्हें अपना मसीहा समझे। वो मुस्कुरा रहे थे और एक एकदम से होश में आया। प्रेजेंट टाइम, वो उस ग्लास वॉल से बाहर देखते हुए ही बोला, और आज उन्हीं गुनाहों की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है का। वो ऐसे ही कुछ सोचने लगा और जाकर बेड पर लेट गया। उसे पता ही नहीं चला उसे कब नींद आ गई। अगली सुबह सुहा अपने कमरे से निकालकर सीधा नीचे चली आई और सीढ़ियों पर आई ही थी कि नजर सामने हाल में बैठे कपर चली गई। वो उस सिंगल सोफा पर भी फेल कर बैठा था और उसके सामने एक लड़का खड़ा था। वो काफी घबराया हुआ, परेशान और रोया हुआ भी लग रहा था। उसके आसपास उसके काफी सारे लोग खड़े थे और वो लड़का वैसे ही फैला, मुझे सच में नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मुझे फंसाया जा रहा है। मैं तो यहाँ। वो बोल ही रहा था कि एके ने उसे हाथ दिखाकर चुप कर दिया और बोला, हमने कुछ भी नहीं कहा तुम्हें। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसने टेबल पर रखे उस पासपोर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसलिए लो और पढ़ाई पर ध्यान दो। कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक किसी को भी कॉल कर सकते हो यहाँ पर। और फिर उसने पास खड़े एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अथर्व तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ देगा, सब ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उस लड़के ने अपने हाथ जोड़कर वैसे ही कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ बहुत मुश्किल से आया हूँ। मेरे अम्मी अब्बा ने बहुत मेहनत की इस चीज के लिए। मैं सब कुछ बर्बाद कर देता अगर वहां में कबूल कर लेता तो। बस वैसे ही उसे खामोशी से देखता रहा और उसने अथर्व की तरफ इशारा करते हुए जाने को कहा। अथर्व उस लड़के को लेकर वहां से चला गया और उसके जाने के बाद अब आरव ने अपने टैब में देखते हुए कहा, रोहान कुरैशी पाकिस्तान से है और यहाँ पढ़ने के लिए आया है, और इसे भी ड्रग रैकेट में फंसाया गया है। अच्छा हुआ कि जल्द ही हमारा आदमी वहां पर पहुंच गया, वरना इसका भी पासपोर्ट जब्त हो ही जाता। पता नहीं ये लोग चाहते क्या है। हर दूसरे दिन ये हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। इस बार हम ये नहीं कर सकते वरना पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी।
लगातार 10 दिन से 10 लोगों को हमने छुड़ाया है। अब अगर पुलिस को हम पर शक हुआ कि हम हर रोज ही तय कर रहे हैं तो उनका अगला निशाना सिर्फ हम होंगे। कुछ दिनों के लिए रोक लेते हैं प्लीज। उद्धरण चिन्ह। उसकी ये बात सुनते ही एके ने उसकी तरफ आंखें उठाकर देखा और धीमी आवाज में वैसे ही बोला, निशाना हमें बनाएंगे तो हमें आता है इन लोगों से निकलना, इन लोगों को नहीं आता, इन्हें बचाना जरूरी है, पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ने पर ध्यान दे तो बेहतर होगा। और वो जाने के लिए पलटा की नजर सीढ़ियों पर खड़ी सुहा पर चली। और सुहा जिसने ये सब कुछ देखा था, वो उसकी तरफ देख रही थी पर वो मन ही मन खुद में ही बोली, अजीब इंसान है, ये माफिया ही है ना। मैंने तो सुना था खुद माफिया लोग को फंसाते हैं, और ये है जो लोगों को बचा रहा है। पर क्यों? क्या इस माफिया का स्क्रू गिर गया है कहीं? ढीला स्क्रू कहीं का। वो नीचे आए और एके के सामने आकर खड़े होते हुए बोली, उसका भी पासपोर्ट तुमने उसे लौटा दिया, मेरा कब लौटाओगे? एके ने अपनी जेब में दोनों हाथ डालते हुए कहा, मेरे पास होता तो लौटा देता। सुहा ने उसकी बात सुन उसे घूरा और बोली, अच्छा, तो उसे रूहान कुरैशी का पासपोर्ट तुम्हारे पास कैसे आया जान सकती हूँ? अक बस उसे खामोशी से देखने लगा और पीछे से आ रहे हैं, आहिर ने कहा, क्योंकि वो तुम्हारी तरह ज्यादा मुंह नहीं चलता। उसे देखते ही पुलिस को पता चल गया कि वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं है गया। उसे सच में फंसाया गया, डरा सहमासा लग रहा था वो। और तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रही थी ना, उसके चक्कर में तुम्हारा पासपोर्ट जब्त किया है। सुहा उसकी तरफ मुड़ी और बोली, ओ हेलो, क्या है? खुद को बचाने के लिए तो मछली भी फड़फड़ती है, तो मैं क्यों ना फड़फड़ाऊं? उसकी बात सुन अहिर में अजीब ढंग से कहा, मछलियां नहीं परिंदे फड़फड़ाते हैं, मछली तो पानी में रहती है और बाहर आने पर वो छटपटाती है, इतना भी नहीं पता? स्टूपिड। जैसे ही अहीर ने ये कहा सुहा एकदम से उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, हेलो, मुझे स्टूपिड बोलने की गलती करना मत। स्टूपिड तुम लोग हो जो सुहा नाम की मुसीबत को अपने गले ले रहे हो, तो अब झेलना भी पड़ेगा। और दूसरी बात, मेरे मुहावरे, मेरी कहावतें, मेरी जुबान, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोलूं, चाहे मछली फड़फड़ाए या चाहे परिंदा छटपटाए, तुम्हें इससे क्या? आए बड़े। वो इतनी जोर से बोल रही थी कि अहीर 2 कदम पीछे लेते हुए बोला, माँ कसम क्या आइटम है, अगर अकेले में मिली ना मर्डर कर दूंगा मैं तुम्हारा। वो वहां से चला गया और सुहा भी वैसे ही बोली, मर्डर? मिलो एक बार, पता चलेगा मर्डर करने का मॉडल कौन बनता है। उन दोनों को ऐसे देख एके ने सुहा की तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ कहा, वो सच में तुम्हें मार सकता है, उसे उकसाओ मत। सुहा ने उसकी तरफ देखा और बोली, पर तुम मुझे मरने नहीं दोगे ये मुझे अच्छे से पता है, तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मुझे अच्छे से पता है तुम मेरा पासपोर्ट मुझे लौटा सकते हो, इसलिए प्लीज लौटा दो। मुझे जल्दी से जल्दी मेरा पासपोर्ट चाहिए। मेरी पढ़ाई में फर्क पड़ रही है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना है, अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। तुम माफिया के बीच में रहकर मैं क्या करूंगी? क ने 2 पल अपना सिर नीचे झुकाया और कुछ सोचकर सुहा की तरफ वापस देखते हुए बोला, तुम्हें पढ़ने से मतलब है, फर्क नहीं पड़ता तुम माफिया के बीच रहो ये किसी चोमू के साथ, बुक्स चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगी, जाकर चुपचाप पढ़ाई करो। दूसरी बात, इतनी पढ़ाकू लगती नहीं, लेकिन तुम पढ़ाई पढ़ाई करती हो, इसलिए ये पढ़ाई वाला एटीट्यूड किसी और को देना। वो जाने के लिए मुड़ गया, पर सुही पीछे से ही उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, ओ हेलो। पर वो कुछ बोलती है उससे पहले ही एके जो अचानक उसकी तरफ पलटा था, उसका पैर लड़खड़ाया और वो सीधा सुहा की तरफ झुका। सुहा संभल नहीं पाई, वो सीधा जमीन पर गिरी और कभी उसके साथ ही जमीन पर गिर गया। वहां खड़े हर इंसान में अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। वही क ने कस के अपनी आंखें बंद कर रखी थी और सुहा ये देखकर डर गई, क्योंकि उसने भले ही अपनी आंखें बंद की थी पर उसका चेहरा बता रहा था कि उसे गुस्सा आ गया है। अब सुहा ऐसा है कि वो तब तक दादागिरी कर सकती है क पर जब तक क नॉर्मल था, बट अब जब क के चेहरे पर उसे गुस्सा दिख रहा था तो पता नहीं क्यों उसे डर लग रहा था। चैप्टर 6 बाय एके। मैक्सिको विला में एके एकदम से सुहा के ऊपर से उठा और उसे घूरते हुए बोला, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। In fact, it is not even a warning but a real statement। जितना हल्के में तुम मुझे ले रही हो, मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ। आइंदा अगर मुझे छूने की या मेरे करीब आने की कोशिश की, I will kill you, stay away from me। उसने जितने गुस्से में कहा था, सुहा हैरान रह गई। क्या मतलब था उसका?
कि वो उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी। ये अचानक हुआ था। वो एकदम से जमीन से खड़ी हुई और उसके सामने आते हुए बोली, लिसन, गलती से गिरे हैं हम दोनों। मेरा कोई इरादा नहीं था तुमसे चिपकने का, मैं बस तुम्हें कुछ कह रही थी। और वो बोलने को हुई कि क ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास, सो जस्ट शट योर माउथ एंड गो बैक टू योर रूम। सुहा उसे हैरानी से देखने लगी। भला ये कौन सा तरीका था? कल से तो वो बड़े आराम से बात कर रहा था। सुहा खुद कंफ्यूज थी कि माफिया इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और आज उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगे और वो अपने दांत पीसते हुए बोली, आखिर दिखा ही देना तुमने अपनी औकात, हो तो एक माफिया ही, एक गुंडे। और वो रोते हुए कमरे में चली गई। उसे ऐसे देखकर भी एके को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चुपचाप अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और अपनी ताई को ढीला करते हुए बोला, बर्दाश्त नहीं होता किसी को प्यार से बात करना। माफिया माफिया माय फुट, जरूरत है ना माफिया जैसा दिखने की, बिहेव करने की। फाइन, देखेंगे अब। वो बोल ही रहा था कि उसके मुंह से खून की लकीर खिंच आई। ये देखते ही आरव एकदम से भागकर उसके पास आया और अपना रुमाल निकालकर उसके मुंह के आगे रखते हुए बोला, एक क्या जरूरत थी इतनी बहस करने की? 2 दिन के लिए आए हैं, कौन सा जिंदगी भर से यहाँ है? अभी तक उसे ऐसे देख अहीर भी उसके पास आ गया। दोनों ने मिलकर उसे बैठाया और अहीर ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। अक अब भी गुस्से में लग रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ, पर वो खामोश था क्योंकि उसे सच में ज्यादा बोलने से दिक्कत होने लगती थी। उसने अब भी अपने मुंह के आगे रुमाल रख रखा था जो खून से लाल हुए जा रहा था। डॉक्टर को आने में टाइम था और अहीर और आरव दोनों अक को डांट रहे थे और उसे ऐसे देखकर अहीर ने कहा, तुम भी ना, ये लड़के तो है ही बेवकूफ, जब से आए हैं सबके नाक में दम कर रखा है, तुम्हें क्या जरूरत है उससे बहस करने की? वो दोनों उसे शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर में डॉक्टर वहां आए, उन्होंने चेक किया और उसे कुछ इंजेक्शंस भी दिए। वो क्या ही बोलते। उनके जाने के बाद एके ने एक टैबलेट खाई जो पता नहीं किस चीज के लिए थी, और उसके बाद उसके मुंह से खून निकलना बंद हो चुका था और वो शांत लग रहा था। उसे ऐसे देखकर आरव ने उसके पास बैठे हुए था, एके तुम्हें दिक्कत है, तुम नहीं बोल सकते। तुम्हारे गले के पहले 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और तीसरा नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन यही था कि तुम कम बोलोगे, धीरे बोलोगे, पर ये 3 महीने में तीसरी बार होगा जब तुम्हारे मुंह से खून निकला। प्लीज हैंडल करो, चिल्लाकर मत बोला करो। हम है ना तुम्हारे लिए, हम बोलेंगे ना अगर कुछ बोलना तो हमें कहो, क्या जरूरत है? मेक्सिको के इतने बड़े माफिया हो, हर कोई डरता है तुमसे, हर कोई झुकता है तुम्हारे सामने। अगर एक लड़की नहीं भी झुकती तो क्या फर्क पड़ता है? उसने अभी ये कहा ही था कि क ने कहा, फर्क पड़ता है। आई एम दी एके, और मैं हर इंसान को अपने आप से डरते देखना चाहता हूँ, चाहे वो ये मामूली लड़की ही क्यों ना हो। इसकी आंखों में भी मुझे डर चाहिए, अपनी नफरत चाहिए, जो सब करते हैं। अंडरस्टूड? इसके आगे अब अहीर और आरव दोनों ही क्या ही बोलते। वो दोनों बस चुपचाप थे। वहां पर बाकी सारे लोग भी खड़े बस एके को देख रहे थे और क उन सब को इग्नोर करते हुए बस चुपचाप आंखें बंद किए बैठ गया, पर चेहरे पर अब भी गुस्सा झलक रहा था। यहाँ दूसरी तरफ सुहा के कमरे में सुहा बेड पर बैठी थी। उसने अपने आंसू पहुंचे और मुट्ठियां कसते हुए बोली, गलत थी मैं, बिल्कुल गलत थी। हो ही नहीं सकता कि कोई माफिया, कोई गैंगस्टर अच्छा हो या जिसके दिल में रहम हो। वो जो कुछ भी कर रहा है अपने फायदे के लिए था। नहीं, बेवकूफ थी मैं जो सोच रही थी कि ये इंसान अच्छा है, पर नहीं, नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और ना ही मैं अब रुकूंगी। अचानक उसकी नजर अपने कमरे की उसे खिड़की पर चली गई। सुहा तुरंत उसे तरफ आई और उसे खिड़की से नीचे देखने लगी। उसका कमरा 3rd फ्लोर पर था और नीचे गार्डन था। सुहा खुद से ही बोली, मुझे कैसे भी करके पुलिस तक पहुंचाना होगा। उन्हें बताना होगा कि मुझे फंसाने वाला ये का है, इसके लोग हैं, और वो मुझे मेरा पासपोर्ट जरूर लौटा देंगे। सुहा इधर उधर देखने लगी और अनायास नजर पर्दों पर चली गई जो काफी रेशमी और लंबे थे। सुहा ने उन पर्दों को लिया और उन्हें एक एक करके बांधने लगी और उन्हें उस खिड़की से बांधकर नीचे की ओर फेंका। वो खिड़की के पास आई और खुद से ही बोली, बाय बाय एके, ये आखिरी मुलाकात होगी हमारी और मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। मर जाऊंगी पर तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहूंगी। लॉर्ड कृष्णा, बस बचा लेना। पर वो कुछ करती इससे पहले उसके कमरे का दरवाजा खुला।
यहाँ नीचे एक के गुस्से में विला से बाहर की तरफ बढ़ा तो उसे पीछे से रोकते हुए अहीर ने कहा, अरे अब कहाँ चल दिए? और क ने बिना किसी भाव के वैसे ही चलते हुए कहा, जहां मुझे थोड़ी शांति मिल जाए। और वहां से चला गया। सब चुपचाप बस उसे देखते रहे, क्योंकि जानते थे अगर सवाल किया तो जवाब भी मिलेंगे और वो नहीं चाहते थे कि एक कुछ भी बोले। एक चुपचाप वहां से चला गया। यहाँ कमरे के अंदर एलिना जब कमरे में आए तो वो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सुहा तो यहाँ थी ही नहीं। जैसा कि वो जानती थी, उसने देखा था कि सुहा कमरे में ही आई थी। वो उसे बताने आई थी कि भले ही दिखता नॉर्मल है पर उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। उसके चेहरे का एक एक्सप्रेशन अगर स्माइल है तो दूसरा उसका गुस्सा है, और सब उसे स्माइल में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उसका गुस्सा उसके खुद के भी कंट्रोल में नहीं है। पर यहाँ पर तो सुहा थी ही नहीं। एलिना अंदर आई और इधर उधर देखने लगी, पर उसे सुहा कहीं पर भी नहीं देखी। वो बाथरूम के अंदर भी गई, बाथरूम में भी कोई नहीं था और अचानक उसकी नज़र खुली खिड़की पर चली गई। वो भागते हुए खिड़की के पास आई और देखा तो पर्दे नीचे तक लटक रहे थे और वहां पर कोई था ही नहीं। एलिना एकदम से हैरान रह गई। वो तुरंत भागकर नीचे आई और नीचे आते हुए चिल्लाकर बोली, सर, शी हैज रन अवे, शी हैज रन अवे। जैसे ही वहां खड़े सब लोगों ने उसकी बात सुनी, अहीर ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, ये लड़की कांध पर कांध की जा रही है। अरे क्या फायदा यार इसको बचाकर, अब तो ये गोली खाकर मरेगी। और वो बाहर की तरफ दौड़ा। यहाँ आरव, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो वापस सुहा के कमरे की तरफ दौड़ा। कमरे में आकर उसने चेक किया तो वही उसे भी बस पर्दे ही दिखे। वो खुद में ही बोला, यार्ड बहुत बड़ा है, अगर यहाँ से बाहर निकली भी है तो इतनी टाइट सिक्योरिटी को पार करके यार्ड से बाहर निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ढूंढो उसे, वो रही कहीं है। उसके 2-3 लोगों ने बाहर जाकर यही बात सबको बता दी। अब सब सुहा को ढूंढने निकल पड़े। कोई इधर ढूंढ रहा था, कोई उधर ढूंढ रहा था, पर वो थी यही इस विला में ही। यहाँ पर जो इसी विला के यार्ड में आ गया था। इस विला के यार्ड में एक छोटा सा सेटअप लगाया हुआ था। एक पेड़ था पारिजात के फूलों का। यहाँ पर वो क्या कर रहा था, ये अनोखी बात थी, पर वो था और उसके नीचे एक बेंच लगाई हुई थी, सिर्फ 2 लोगों के बैठने के लिए, पर वहां पर वो सिर्फ अकेला बैठा था, वो भी शांति से। चैप्टर 7 हिसाब बराबर, मेक्सिको सिटी, विला। सुहा इसी यार्ड में एक पेड़ के पास खड़ी थी। उसे पता था कि सिक्योरिटी टाइट होगी। ऑब्वियसली एक माफिया के इतने बड़े विला में थी तो यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। वो इधर उधर देख रही थी और जहां तक उसकी नजर जा रही थी, दूर दूर तक गार्ड्स ही थे। वो खुद में ही बुदबुदाए, सुहा कमरे से तो निकल गई, अब यहां से बाहर कैसे निकलेगी? लॉर्ड कृष्णा प्लीज हेल्प, मुझे कैसे भी करके यहां से निकलना है और पुलिस तक पहुंचाना, मदद कीजिए। बोलकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो बढ़ ही रही थी कि अचानक पीछे से आकर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सुहा डर ही गई। वो एकदम से पीछे पलटी तो सामने एक 17-16 साल की लड़की खड़ी थी। सुहा उसे देखकर हैरान रह गई और उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, कौन हो तुम? डरा ही दिया था मुझे। वो लड़की एकदम से हंसी और बोली, मेरा नाम सोनिया है, यहीं पर रहती हूँ, पर तुम कौन हो और भाग क्यों रही थी यहाँ से? सुहा उसे हैरानी से देखने लगी, पर वो कुछ बोलती उससे पहले ही उस लड़की ने कहा, अच्छा तुम वही हो ना जिसे कल किडनैप करके यहाँ पर लाया गया, तो अब तुम वापस जा रही हो। वैसे सही भी है, जैसे तुम आए वैसे तुम जा रही हो। कोई बात नहीं, चली जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ देख ले। सुहा ने उसे आंखें छोटी करके देखा और बोली, चली जाऊं मैं? किसी शादी में नहीं आई हूँ, बाकायदा किडनैप हुई हूँ, कैसे चली जाऊं? कौन जाने देगा मुझे? ये गार्ड यहाँ से जाने देंगे मुझे? सुहा को ऐसे गुस्सा करता देख सोनिया एकदम से बोली, अरे शांत शांत, मैंने कब कहा कि ये गार्ड तुम्हें यहाँ से जाने देंगे? इसीलिए तो बोल रही हूँ यहाँ से अगर जा सकते हो तो। सुहा ने उसे घूरा और बोली, मजाक उड़ाना बंद करो मेरा। मुझे नहीं पता तुम यहाँ इतनी खुश होकर क्यों रह रही हो, पर मैं यहाँ नहीं रह सकती। एक ऐसा इंसान जिसे गलती से टच करने पर भी उसे ये लगता है कि मैं उसे टच करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। समझता क्या है? मिस्टर वर्ल्ड है जिसके पीछे हर लड़की फिदा। आया बड़ा, गलती से टच हुआ था जिसमें इतना सुना दिया। अगर कभी गुस्सा आया और मेरा मर्डर वर्डर कर दिया तो? और वैसे भी मैं यहाँ रहूं क्यों, किडनैप हुई हूं ना?
बस मुझे जाना यहाँ से, मैं पुलिस को जाकर सब कुछ बता दूंगी कि इसी इंसान ने मुझे किडनैप किया है और इसी ने मुझे उस ड्रग रैकेट में फंसाया भी था। इसे आकर गिरफ्तार करें। सोनिया ने कहा, और तुम्हें लगता है कि पुलिस तुम्हारी बात मान लेगी? सुहा ने उसे असमंजस में देखा, तो सोनिया बोली, लुक, ये इंडिया नहीं है, और वैसे भी इंडिया नहीं है तो मैं क्या ही बोलूं, ये मैक्सिको है। यहाँ पर का सिक्का चलता है। अगर तुमने जाकर पुलिस से कहा भी कि तुम्हें किडनैप करने वाला का था और उस रैकेट में तुम्हें फंसाने वाला भी का था, तो पुलिस तुम्हें ही गिरफ्तार कर लेगी। ये बोलकर कि ये एक की कोई चाल होगी कि उसने एक लड़की को भेजा है, वो तुम्हारी मदद नहीं करने वाली, ऊपर से पासपोर्ट भी उनके पास है। तो अगर तुम इस गलतफहमी में हो कि तुम पुलिस के साथ के वजह से बच जाओगी तो तुम गलत हो। अब सुहा क्या ही बोलती। वो टिककर वहीं पेड़ के बीच लगाकर बोली, तो क्या करूं मैं? कैसे निकलूं मैं यहाँ से? मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ। मेरी मम्मा ने पैसे इकट्ठे करके मुझे अपने दादा का सपना पूरा करने भेजा। यहाँ किडनैप होकर इस एके के साथ लड़ने नहीं आए। मुझे जाना है यूनिवर्सिटी। मेरी पढ़ाई रुक रही है। मुझ पर इल्जाम भी लगा सकते हैं कि मैं माफिया के साथ रह रही हूँ। मेरा पासपोर्ट मेरे पास है, मेरे करियर मेरे सामने खतरे में पड़ा और मैं बस चुपचाप बैठी रहूं। अब सोनिया ने उसे शांत करते हुए कहा, सुनो, वो तुम्हें यहाँ हमेशा रोक कर नहीं रखेंगे। यहाँ पर बहुत से लोग आए और गए हैं, कोई भी रुका नहीं है यहाँ पर। वही लोग रहते हैं जो अपनी मर्जी से यहाँ रहना चाहते हैं। और तुम अगर यहाँ नहीं रहना चाहती तो तुम्हें जबरदस्ती यहाँ रोका भी नहीं जाएगा। तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ से जल्द ही निकल जाओगी और तुम्हारी पढ़ाई भी खराब नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। सुहा उसे बस चुपचाप देखने लगी और वैसे ही बोली, कौन हो तुम? सोनिया मुस्कुराई और बोली, सोनिया हूं मैं, और कौन हूं? सुहा ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, हाँ सोनिया हो तो, पर यहाँ क्या कर रही हो और इतनी खुश क्यों हो? सोनिया मुस्कुराई और बोली, क्योंकि इन सारे माफिया की इकलौती बहन हूं मैं। जैसे ही सुहा ने ये सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो एकदम से बोली, तुम? पर वो आगे कुछ भी बोलती उससे पहले ही वहां पर गॉड्स आ चुके थे और उन्होंने सीधा सुहा पर गन रखी थी। सुहा उन सबको देखकर एकदम से बोली, बचाओ बचाओ। सोनिया एकदम से हंसी और उन गॉड्स के तरफ देखते हुए उन्हें नीचे करने का इशारा किया। सबने गन नीचे कर दी। इतने में अहीर एकदम से सुहा के पास आया और उसके सिर पर अपनी गन पॉइंट करते हुए बोला, बहुत मजा आता है ना तुम्हें कांड करने में? चलो एक और कांड करते हैं। सुहा नाम की इस आफत को दुनिया से ही विदा कर देते हैं। ओके, दिस इज बेस्ट कांड इन द वर्ल्ड, कि तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी। सुहा उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोली, जो करना है करो, तुम्हारी शक्ल देखने से अच्छा है कि मैं। अभी वो इतना बोली ही थी कि पीछे से आवाज आई, ये क्या हो रहा है? सब ने एक साथ उस तरफ देखा तो सामने का खड़ा था, अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डाले। अहीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये लड़की भागने की कोशिश कर रही थी, ये भाग चुकी होती। अब इस लड़की का मरना जरूरी है। अगर ये पुलिस के पास पहुंच गई और इसने कुछ भी किया तो ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एके ने एक नज़र सुहा को देखा और फिर वापस अहीर की तरफ देखते हुए बोला, उसने जो भी किया हो तुम्हें किसने हक दिया इसका मर्डर करने का? अहीर ने आंखें छोटी करके उसे देखा तो एके बोला, आज के बाद ये हरकत कभी ना हो, ध्यान रखो। गन नीचे करो। एके अहीर का दोस्त था और कल की आए लड़की के लिए वो उसे डांट रहा था। उसने एकदम से अपनी गन नीचे की और बोला, फाइन, और कोई बात नहीं, इसका मूड ठीक करने का इलाज मेरे पास है। बोलकर उसने बाकी सारे गार्डों को भी जाने का इशारा किया। अब वहां पर सोनिया, एके और सुहा थे। उन दोनों को देख सोनिया बोली, मैं भी चलती हूँ। अहीर को गुस्सा आ गया, उसे शांत करना पड़ेगा। उसने फिर सुहा की तरफ देखकर कहा, तुम एके के साथ बिल्कुल ठीक हो। बोलकर वो वहां से चली गई। अब वहां पर एके और सुहा दोनों अकेले थे। सुहा एके को ऐसे घूर रही थी जैसे अभी मार ही देगी। ने चुपचाप उसे देखते हुए फिर धीरे से कहा, घूरना बंद करो, मार नहीं पाओगी। सुहा उसकी ये बात सुनकर एकदम से बोली, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें कच्चा भी ना खाऊं। अच्छे से मिर्च मसाला लगाकर तुम्हें आग पर सेकूं, फिर तुम्हें सेक कर नीचे उतारूं, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूं, फिर तुम्हें वापस फ्राई करूं और वो फ्राई किया हुआ खाना भी मैं ना खाऊं, डस्टबिन में उसे फेंक दूं। उसकी बात सुन एके के चेहरे पर फिर से वही स्माइल आ गई जो वो हमेशा रखता था और वो वैसे ही बोला,
प्रे करो अपने लॉर्ड कृष्ण से, क्या पता ये दिन भी आ जाए। और वो इतना बोल वहां से चल दिया। उसे ऐसे देख सुहा चलते हुए बोली, तुम समझते क्या हो खुद को? जब आते हो तब बेइज्जती करके निकल जाते हो। मैं क्या बेइज्जती करने वाला पुतला हूं कि जिसके मन में जो आया आके बोलकर चला गया? आई एम ह्यूमन बीइंग और किसी का हक नहीं मेरी बेइज्जती करने का। कहने जाते हुए पलटकर भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसने बस अपना हाथ ऊपर किया और ऐसे ही जाने का इशारा किया जैसे कह रहा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहा को इस बात से इतना गुस्सा आया कि वो एकदम से एके के पीछे भागते हुए बोली, तुम्हें गुस्सा आता है ना किसी के टच करने से? अब दिखाओ। वो एकदम से जाकर पीछे से एके की पीठ पर चढ़ गई। एके एकदम से संभाल नहीं पाया और गिरने के डर से उसने सुहा के पैरों को पकड़ते हुए कहा, ये क्या हरकतें हैं, छोड़ो मुझे। सुहा वैसे ही बोली, अच्छा छोड़ दो। तुम्हें पता, तुम्हें ना किसी के छूने से गुस्सा आता है और मुझे तब गुस्सा आता है जब कोई मेरी बेइज्जती करता है। तुमने मेरी बेइज्जती की और मैं तुम्हें छूऊंगी हिसाब बराबर। और एके वैसे ही बोला, अच्छा छोड़ो मुझे, हो गया हिसाब बराबर। सुहा वैसे ही बोली, ऐसे कैसे? पूरे 2 मिनट तुमने मेरी बेइज्जती की है ना, तो 2 मिनट तक तुम मुझे ऐसे ही झेलोगे? एके एकदम से चिल्लाया, मैंने कहा छोड़ो मुझे, पर सुहा को कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। एके एकदम से उसके पैर छोड़ दिया और उसके हाथ अपने गर्दन से निकालने की कोशिश करने लगा, पर इस हरकत के चक्कर में एक बार फिर दोनों उस ठंडी घास पर जा गिरे। चैप्टर 8 गर्लफ्रेंड है क्या? मैक्सिको सिटी विला में क और सुहा दोनों ठंडी घास पर गिरे हुए थे। क सुहा के ऊपर था और सुहा ने अब भी उसे पकड़ रखा था। क एकदम से उससे अलग होने के लिए छटपटाते हुए बोला, इतनी हिम्मत लाई कहां से हो तुम? छोड़ो मुझे। पर सुहा ने तो जैसे पता नहीं क्या ही सोच के रखा था। वो एकदम से पलटी और क को अपने नीचे करते हुए बोली, नहीं छोड़ूंगी। जितना तुम इरिटेट करोगे ना, उससे कहीं ज्यादा इरिटेट करूंगी। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि अंदर से गुस्सा आता है तो कैसा लगता है। एके इस वक्त अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो सुहा को घूरते हुए बोला, मैं अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तब तक मेरे ऊपर हो, अगर मैंने अपनी इस्तेमाल की तो चोट लग जाएगी, इसलिए चुपचाप हटो यहाँ से। पर सुहा अब भी उसे पकड़े हुए थी और उसे अपने नीचे दबाते हुए बोली, ओ हेलो, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने ताकत नहीं चल रही ना, इसलिए बोल रहे हो। मैंने ताकत इस्तेमाल की तो चोट लग जाएगी, वो उसी की एक्टिंग करते हुए बोली। और अब को गुस्सा आ रहा था, उसने कस के अपनी आंखें बंद की और एक बार में खोलते हुए सुहाना की कमर पर अपना हाथ रखा और एकदम से फ्लिप किया। सुहा उसके नीचे आ गई। उसने जैसे ही अपने हाथ चलाने की कोशिश की कि अक ने उसके दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़कर उसके सर के ऊपर लगा दिया। उसका एक हाथ अब भी सुहा की कमर पर था और वो वैसे ही बोला, इससे कई ज्यादा ताकत है मुझ में, अभी के अभी तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं इतनी। उद्धरण चिन्ह। सुहा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपनी पलकें बार बार झपकते हुए क को देख रही थी और एके जिसका चेहरा सुहा के चेहरे के बेहद करीब था वो ध्यान से उसकी शक्ल को देख रहा था। गुस्सा था पर उसकी शक्ल देखते देखते पता नहीं गुस्सा कहाँ चला गया। वो सुहा को ध्यान से देखने लगा। वो बड़ी बड़ी आंखें जो गहरी काली थी, पतले सुर्ख लाल होंठ जो बिना लिपस्टिक के भी लाल लगते थे और नाक में वो छोटी सी वन स्टोन नाथ जो उसके चेहरे पर किसी सितारे की तरह चमकती थी। उसके होंठ के थोड़ा सा ऊपर एक तिल था जो उसके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाता था और फिलहाल वो हैरान थी। अपनी बड़ी बड़ी पलकें वो बार बार झपका रही थी। वो भी क को ध्यान से देख रही थी और आज उसे एहसास हुआ कि क के गले पर जो टैटू था वो टैटू नहीं, उसके नीचे टांगों के निशान थे। शायद कोई चोट आई हो उसे और उसके गले को देखते हुए सुहा की नजर उसकी नजरों से जा मिली। वो आंखें, वो गहरी आंखें, इतनी गहरी कि कोई भी उनमें डूब जाए। सुहाना बस एक टक उसे देखने लगी और पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से उसके ऊपर से हटते हुए बोला, यहाँ हो क्योंकि मजबूरी है, जैसे ही मौका मिला सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलूंगा, इसलिए अपनी हरकतें मुझसे दूर रखो और अगली बार अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो घर मेरे हाथ में गन रहती है, वो भी लोडेड 6 की 6 उतार दूंगा अंदर। उसकी बात सुन सुहा कुछ बोल ही नहीं पाई और एके अपने कपड़े ठीक करते हुए वहां से चला गया। सुहा उसी घास पर उठकर बैठ गई और बोली, सच में इतना हैंडसम है यार, मुझे कुछ हो गया था। सुहा ने खुद के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, क्या बोल रही है तू?
वो नालायक इंसान, वो ढिलस क्रूज जो बार बार आकर तेरी बेइज्जती करता रहता है, वो जो पता नहीं तुझे क्या समझता है, वो जिसने तुझे यहाँ किडनैप करके रखा है, वो जिसकी वजह से तेरा पासपोर्ट पुलिस के पास है, वो जिसकी वजह से तेरा फ्यूचर खतरे में आ गया, तू उसे इंसान की तारीफ कर रही है? तू बेवकूफ है, तू पीपल पर लड़की चुड़ैल है, तू। पर अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ, वो एकदम से बोली, 1 मिनट, पीपल की चुड़ैल मैं कहाँ हूँ? पर बेवकूफ नहीं हूं कि मैं जो उसके बारे में सोचूं। वो खड़ी हुई और वापस विला के अंदर चली आई, क्योंकि जानती थी भगाने का कोई रास्ता बचा नहीं, वो नहीं जा सकती। वो विला के अंदर आई तो देखा एके किसी से फोन पर बात कर रहा था, काफी धीरे धीरे। उसकी आवाज सुहा को सुनाई तक नहीं दे रही थी, जबकि वो उससे शायद 4-5 कदम की दूरी पर ही खड़ी होगी। उसे ऐसे देख सुहा अपने सिर खुजाते हुए बोली, इतनी धीरे बातें कर रहा है, गर्लफ्रेंड है क्या? उसने ये कहा ये था कि पीछे से आ रहे अहीर ने कहा, है भी तो तुम्हें क्या? सुहा ने एकदम से पीछे मुड़कर उसे देखा और बोली, और है भी तो तुम मुझे बताने वाले होते कौन हो? मैंने तुमसे तो नहीं पूछा। अहिर ने उससे घूरी और बोला, मैंने खुद बताया है तुम्हें, तुम उसके लिए सिर्फ परेशानियां खड़ी कर रही हो। जब से आए हो तब से पता नहीं कहर मचा रखा है। उसकी बात सुन सुहा एकदम से मुस्कुराए और बोली, इतनी हॉट हूं मैं? अहीर ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा और बोला, तुम्हें देखने से पहले मैं मर जाऊं, आई बड़ी हॉट। निकलो यहां से, ऐसा लग रहा है जैसे गैस के ऊपर किसी ने सेक दिया हो, एकदम काले कोयले जैसी। सुहा का मुंह बन गया और वो बोली, तो तुम कौन से मास्टरपीस हो? अपनी शक्ल देखी है? कबूतर भी तुमसे ज्यादा हैंडसम लगते हैं, बेकार कहीं के। आमिर ने एक बार फिर उसे घूरा और बोला, तुम सही कहती हो, तुम हो चुड़ैल, तुम हो भूतनी। और वो इतना बोल वहां से निकल गया। उसके जाते ही सुहा एकदम से बोली, 1 मिनट, इसे कैसे पता कि मैंने खुद को ये चुड़ैल बोला था? कहीं ये खुद तो भूत नहीं जो सबके पीछे लगा रहता है? और वो भी चुपचाप कमरे में चले गई। वो खुद में ही सोच रही थी, ये सोनिया कौन है? उसने तो यहाँ आकर उसे देखा ही नहीं, पर वो तो काफी अच्छी बातें कर रही थी और खुश भी लग रही थी। इतने लोगों के बीच वो अकेली यहाँ रहती है, क्या वो सच में सबकी बहन है? वो अभी यही सोच रही थी कि किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। सुहा ने दरवाजे की तरफ देखा और बोली, नहीं खोलूंगी, ये लोग जितना दूर है उतना अच्छा है, मुझे बस जल्दी जल्दी यहाँ से जाना है कैसे भी करके। और इतने में बाहर से आवाज आए, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक एके भाई नहीं चाहते तुम बाहर नहीं निकाल सकती, इसलिए प्लीज दरवाजा खोल दो। ये आवाज सोनिया की थी और उसकी आवाज सुनकर सुहा तुरंत उठी और जाकर दरवाजा खोला तो देखा सोनिया के हाथ में एक ट्रे थी, इसमें खाना था। सुहा उसे असमंजस में देखने लगी तो सोनिया बिना उसकी परमिशन लिए कमरे के अंदर आते हुए बोली, देखो मुझे पता है तुम्हें भूख नहीं है, बट मुझे लगी है। ये सारे तो मेरे साथ बैठकर खाने से रहे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। तुम मेरे साथ बैठकर खाओ, अगर नहीं भी खाना ना तो बस मुझे कंपनी दो। और वो अपनी प्लेट लेकर जाकर एक सोफे पर बैठ गई और खाना खाने लगी। सुहा उसके सामने आकर बैठी और बोली, तुम्हारा भाई मुझे बदतमीज बोलता है, जबकि बदतमीज तो तुम हो। मेरी परमिशन के बिना मेरे कमरे में चली आई, और अब मुझसे बिना पूछे खाना भी खा रही हो। उसकी बात सुन सोनिया ने मुस्कुरा कर उसे देखा और बोली, तो तुम भी आ जाओ, तुम्हें कहाँ मना किया। सुहा बस उस घूरने लगी, वो सामने जाकर बैठ गई। सोनिया ने भी उससे कोई बात नहीं किया, बस चुपचाप खाना खाती रही। उन दोनों के बीच कोई भी बात हुई ही नहीं और सुहा उसे ऐसे देख खुद में बोली, कंपनी के लिए आई थी, काहे की कंपनी? कोई बात तो कर ही नहीं रही है, बस खाए जा रही है। और सोनिया एकदम से उठते हुए बोली, हम तब बात करेंगे जब तुम बात करना चाहोगी, ठीक है? मैं ऐसे ही किसी के गले नहीं पड़ती। और वो इतना बैल वो वहां से चली गई। उसके जाते ही सुहा जाकर बेड पर लेट गई और सोचने लगी कि वो क्या करे। इस घर से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था और उसका पासपोर्ट पुलिस के पास था। वो खुद में ही बोली, मुझे कैसे भी करके बस इस घर से बाहर निकलना होगा। पुलिस तक तो मैं खुद ही पहुंच जाऊंगी, पर कैसे? अभी वो सोच रही थी कि अचानक उसके दिमाग की लाइट जली। वो एकदम से बोली, सोनिया, हाँ ये लड़की, अगर सच में ये इन लोगों की बहन है तो ये मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती है, और यहाँ से बाहर निकालने के बाद तो मैं आराम से पुलिस तक पहुँच जाऊंगी। सोनिया ही मेरी हेल्प करेगी, मुझे उसे ही पटना होगा।
और यही सोचते सोचते सुहा को नींद आ गई। करीब 4 घंटे बाद शाम के वक्त जब उसकी आंख खुली तो वो खुद से ही बोली, मैं इतनी देर सो रही थी, मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। कैसे बेफिक्र लोग हैं, किडनैप की हुई लड़की की जरा सी भी इज्जत नहीं है, नालायक कहीं के। वो कमरे से बाहर निकली और नीचे चली आई, पर नीचे आते ही उसके पर एकदम से लड़खड़ा, मुंह से आवाज तक नहीं निकली। जब उसने सामने का नजारा देखा, सामने एक आदमी खून से लाजपत हालत में जमीन पर पड़ा था। उसके पास ढेर सारा खून पड़ा हुआ था और एक एक के इस वक्त अपने हाथ पोंछ रहा था, जिसके हाथों में खून लगा था। वो अपने हाथ पोंछते हुए बिना किसी भाव के बड़े आराम से बोल रहा था, इसका खून इकट्ठा करो और भेज दो उससे, खून के बदले खून, जान के बदले जान और धोखे के बदले धोखा, अक से उलझने का यही अंजाम है। वो आराम से था और सुहा अब भी बस अपनी जगह पर खड़ी हैरानी से उसे देख रही थी। एक एक कुछ बोलते बोलते ही पीछे पलटा और नजर अनायास ही उससे दूरी पर खड़ी सुहा पर चली गई, जो डरी नजरों से और हैरानी से कि सारे भाव मिले जुले लेकर कभी एक एक को देखती तो कभी जमीन पर पड़ी उसे लाश को। वहां पर कई सारे लोग खड़े थे पर वो सब आराम से थे, जैसे उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। चैप्टर 9 डर टू नहीं लग रहा। मेक्सिको सिटी विला। सुहा अभी हैरानी से खड़ी अपने सामने अक और उस लाश को देख रही थी और अक ने अपने कदम उसकी ओर बढ़ाए। सुहा ने डरकर एक कदम पीछे लिया पर फिर पता नहीं क्या हुआ, वो बस अपनी जगह पर खड़ी रह गए और अक उसकी तरफ बढ़ता आ रहा था। वो सुहा से 2 कदम की दूरी पर आकर रुका और बोला, खून देखने की आदत नहीं है तुम्हें, डर तो नहीं लग रहा? सुहा अब भी बिना किसी भावों से देख रही थी पर उसके चेहरे पर हैरानी साफ देखी जा सकती थी। शायद डर को उसने दबा लिया था। वो उसे घूरते हुए बोली, तुम जैसे लोगों के लिए तो ये आम मंजर है, तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? उसने अपनी नजरें फेर ली और अक मुस्कुराकर बोला, मुझे लगा था तुम डरोगी, चिल्लाओगी, कहोगी कि मैंने ये मर्डर कैसे कर दिया। मुझे जरा रहम नहीं आया। मैं तुम्हें जाने दूं, तुम ये करोगी, वो करगी, फिर रोने लगोगे, ब्ला ब्ला ब्ला, पर तुम तो यहाँ मेरे सामने आराम से खड़ी हो, तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लग रहा कि इस इंसान की जगह तुम भी हो सकती हो। मुझे जरा वक्त नहीं लगेगा तुम्हें मारते। इस बार सुहा ने आंखें घुमाकर अक की तरफ देखा और वैसे ही बोली, तुम मुझे मारना चाहते तो तब ही मार देते जब मैंने सबके सामने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की थी, वो भी तुम्हारे मुंह पर तुमने मुझे नहीं मारा, इसका मतलब है कि तुम्हें मुझसे कुछ और चाहिए। तुम मुझे जिंदा रखना चाहते हो, मुझे नहीं पता वो वजह क्या है, पर उस वजह की वजह से तुम मुझे मारोगे नहीं, इतना मैं अच्छे से जानती हूँ। उसकी बात सुन पीछे खड़े अहीर में सार्कास्टिक वे में कहा, तुम्हारा बस इतना काम हो सकता है कि तुम्हें कचरे के डिब्बे में फेंका जाए ताकि कचरे वालों का भला हो जाए। हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं, आज मरती है तो आज मर जाओ, मुझे तो बस गन चलाने का मौका चाहिए। लोडेड है पर साला कोई चलाने का मौका ही नहीं देता। अहीर तिरछी निगाहों से अक को देखते हुए कहा, पर वो अब भी एकटक सुहा को देख रहा था और सुहा ने अहीर को घूर कर कहा, मुझे भी यहाँ से भागना है, तुम्हें जेल भिजवाना है और पुलिस जब तुम्हें मारेगी तो वो खूबसूरत और सुकून भरा नजारा देखना है, पर साला कोई मौका ही नहीं दे रहा। उस अपनी ही तरह बात करते देख अहीर एकदम से बोल, हाँ बस यही बाकी रह गया था, नकल उतारना, ये भी कर लो, बताओ मुझे कि तुम जानवर हो, बंदर कहीं की। सुहा ने जैसे ही ये सुना एकदम से बोली, तुमने मुझे मनकी कहा, तुम्हें तो मैं। वो अहीर की तरफ बढ़ने को हुई, पर एके ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और खुद के सामने खड़ा कर दिया। सुहा की नजरें हैरानी से बड़ी हो गई। ये पहली बार हुआ होगा जब एके ने खुद से उसे अपनी तरफ खींचा। सुहा उसे हैरानी से देख रही थी और एके ने कहा, पागल हो या दिमाग इंडिया छोड़कर आए हो? माफिया के बीच में हो, तुम्हारे सामने एक आदमी का मर्डर हुआ है, मेरे हाथ में अब भी खून लगा हुआ है और तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लग रहा। तुम्हें टेंशन इस बात की है कि वो तुम्हें चिढ़ा रहा है, मनकी बोल रहा है, मैं तुम्हें मारकर खत्म कर सकता हूँ, इस बात का तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है। सुहा के चेहरे के भाव फिर से बदल गए और उसने अक के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, पहली बात, तुम्हारे माफिया होने से, तुम्हारे मर्डर करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरे कुछ नहीं लगता। ये तुम लोगों के गैंगवॉर है, ये मुझे देखकर समझ में आ रहा है, तो मुझे पढ़ना भी नहीं है। मैं कोई पागल या मासूम लड़की नहीं हूँ जो क्यों मारा तुमने? तुमने गलत किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये सब करो?
अच्छे से दिख रहा है कि ये जरूर किसी दूसरी गैंग का आदमी है और इसने जरूर कुछ किया इसलिए तुमने मारा। तो मैं क्यों बीच में बोलूं? भाड़ में जो तुम और भाड़ में जाए तुम्हारे दुश्मन। मुझे तो अपने घर जाना है, अपने हॉस्टल जाना है। मेरा पासपोर्ट मुझे लौटाओ, मैं निकालूं यहां से, बस बात खत्म। एक को भी अब हैरानी हो रही थी। उसने सोचा था सुहा सिर्फ डरती नहीं है, पर वो ऐसी डरने वाली सिचुएशंस में भी ऐसे चिल्ला रहती है, ये उसे और ज्यादा हैरान करने वाली बात थी। उसने अपने निचले होंठ को दांत में जरा दबाया और न जाने क्या सोचा, और वैसे ही चुपचाप वहां से चला गया। सब देखते रह गए कि पहली बार एक लड़की ने इतने लोगों के बीच एक से कुछ कहा था, पर फिर भी वो बिना बोले चला गया था। और यहाँ सुहा को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली। उसने एक का मुंह बंद कर दिया था। उसके लिए कोई छोटी बात नहीं थी। वो तो अपने चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान लिए सबको देख रही थी। अब तक लाश को उठा लिया गया था और खून साफ हो चुका था। सुहा की नजर अनायास ही अपनी कलाई पर चली गई। एके ने जब उसका हाथ पकड़ा था तो उसके हाथ पर तब भी खून लगा था, जो अब सुहा की कलाई पर ही लगा था। उसने एकदम से दूसरे हाथ से अपनी कलाई को रगड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पड़ना इन खून खराबों की दुनिया में, इन जंगों की दुनिया में, मुझे बस यहाँ से निकलना है। और उसे ऐसे देख अहीर ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, खुद जानकर फंसी है यहाँ और ऐसे एक्ट कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किसने बोला था इतना बकबक करने को? मुझे नहीं लगता अब अक इसको छोड़ेगा। आरव ने भी उसकी बात सुनी और वो कुछ सोचते हुए बोला, लग तो मुझे भी नहीं रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि अक किसी लड़की के साथ इतनी बहस कर रहा है या फिर उसके सामने चुप हो गया। ये पहली लड़की होगी जिसने अक को इतने सालों में छुआ है, पर वो ये सब टॉलरेट क्यों कर रहा है? कौन है ये लड़की? उद्धरण चिन्ह। उसके दिमाग में यही सवाल चल रहे थे और सुहा वहां से जा चुकी थी। वो खुद में ही बड़बड़े जा रही थी, देख लूंगी, सबको देख लूंगी, बस एक बार में सोनिया को अपने जाल में फंसा लूं और कैसे भी करके इस घर से बाहर निकल जाऊं। उसके बाद सबको पुलिस के सामने खड़े रखकर उड़वा ना दिया, ना तो मेरा नाम भी सुहा नहीं। मैं एक वकील बनने आई हूं और ये इनजस्टिस में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये जो मर्डर उसने मेरे सामने किया ना, जितना भी खून बहाया है, इसको सबकी भरपाई करनी पड़ेगी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, और सबसे ज्यादा मैं उस अहीर के बच्चे को सबक सिखाऊंगी। उसे तो मैंने बाल पकड़ के छत पर जाकर वहां से नीचे नहीं फेंका ना, तो मेरा नाम भी सुहा नहीं, और एक ही बार में नहीं फेंकूंगी। इसे इसे तो मैं 3-4 बार ऊपर ले जाकर नीचे फेंकूंगी, ताकि पहली बार में हाथ टूटे, दूसरी बार में पैर टूटे और तीसरी बार में ये पूरा मर जाए। नालायक, मुझे मन की बोल रहा है, खुद क्या है बेताल कहानी का। वो बड़बड़ाते हुए जा रही थी और अचानक ही किसी से टकरा गई। सुहा सीधा जमीन पर गिरी और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, लॉर्ड कृष्णा, ये कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? एक गन से मार रहा है और एक धक्के दे देकर मार रहा है। यार, कौन से नालायक जमाने में आ गई हूं मैं? उद्धरण चिन्ह। उसने सर उठाकर देखा तो सामने सोनिया खड़ी थी, जो उसे देखकर पहले हंसी पर फिर तुरंत उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, रियली रियली सॉरी, बट लॉर्ड कृष्ण तुम्हें ये कहने तो नहीं आएंगे कि सामने कौन आ रहा है? उन्होंने तो आंखें दी है देखकर चलने के लिए। सुहा ने उसे घूरा। वो कुछ बोलने को हुई पर अचानक चुप होगी और बोली, हाँ सही कहा तुमने, मेरा ही ध्यान नहीं था, सो सॉरी। और वो खुद से खड़ी हुई। उसकी कमर में हल्की सी चोट आ गई थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया और फिर सोनिया को देखकर बोली, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने नहीं देखा, पर तुमने भी तो मुझे नहीं देखा। अभी मेरी जगह तुम भी गिर सकती थी। सोनिया एकदम से हंसी और बोली, क्या बात है? मुझसे उलझने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें मेरी फिक्र कैसे होने लगी? बाय द वे, कितना भी मीठा बोल दो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती जब तक अक ना चाहे। सो प्लीज रियल बनो, और मुझसे दोस्ती करनी हो तो बात करो, ऐसे बाहर निकालने के लिए नहीं। सुहा ने उसे घूरा और बोली, तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और तुम उसका साथ कैसे दे सकती हो? उसने मुझे जबरदस्ती यहाँ रोक कर रखा है, वो एक माफिया है। अभी अभी नीचे मर्डर करके वहां से गया है, और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर रहूं? कैसे? कल को मुझे मार दिया तो? उद्धरण चिन्ह। सोनिया उसकी बात सुन एकदम से हंसी और बोली, नहीं मारेंगे वो तुम्हें, और इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। अब जाओ आराम करो, शायद तुम्हें चोट लगी है। और ये बोल वो वहां से निकाल गई।
सुहा उसे वैसे ही देखती रही और गुस्से में बोली, सारे के सारे एक जैसे हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे, सारे कमीने ठोक के भाव में मिले मुझे, और वो अपने कमरे में चली गई। यहाँ नीचे कमरे में एक अकेला खड़ा था। उसके हाथों पर लगा खून अब सूख चुका था, पर ध्यान कहीं और ही था। वो फोन पर बात कर रहा था और वैसे ही अपनी धीमी सी आवाज में बोल रहा था, पर उसकी बातों से साफ झलक रहा था कि वो किसी को धमकी दे रहा है। और वो वैसे ही बोला, इसे धमकी समझने की गलती मत करना, जो कहा है वो हो जाना चाहिए, वरना अभी तो सिर्फ एक बोतल खून पहुंचा है तुम्हारे आदमी काग्य, अब की बार उस खून के अंदर तैरती हुई उंगलियां भी मिल जाए शायद। चैप्टर 10 फील्ड इन एके गेटिंग शॉट, मैक्सिको सिटी, विला। ये अगला दिन था। सुहा सुबह जब उठकर बाहर आए तो उसने देखा आज घर में कोई भी नहीं था। घर में इतना सन्नाटा देखकर वो खुद में ही बोली, आज ये सारे नालायक कहाँ चले गए? भूल गए क्या कि किसी को किडनैप करके रखा है घर में और वो भाग भी सकती है? उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गई। वो एकदम से बोली, 1 मिनट कोई भी नहीं, इसका मतलब मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। वो खुशी के मारे इधर उधर देखने लगी और अनायास ही उसकी नज़र सोनिया पर चली गई। सोनिया को देखते ही सुहा का मुंह बन गया, पर फिर भी वो जानती थी कि उसे हैंडल किए बिना वो यहाँ से निकल नहीं सकती। वो सोनिया के पास जाकर बैठते हुए बोली, तो आज सब कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे तुम्हारे माफिया। उसकी बात सुन सोनिया ने उसके आगे खाने की ट्रे करते हुए कहा, वो फील्ड पर है, तुम अपना नाश्ता करो। उसकी बात सुन सुहा ने असमंजस में कहा, फील्ड पर है? कौन सी फील्ड पर है? सोनिया मुस्कुराए और बोली, आज फिर से गैंग वॉर होने वाला है, सब वहीं पर है, आएंगे चोटें खा खा कर। सुहा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो बोली, गैंग वॉर मतलब लड़ाई? फील्ड मतलब वो लोग जंग करने गए हैं? उसका ऐसा रिएक्शन देख सोनिया को हंसी आ गई और वो बोली, हाँ ऐसा ही कुछ। वो क्या है ना, भाई को अपनी चीज किसी और को देना बिल्कुल पसंद है, और जब उनसे कोई चीज छीन ली जाए जो उनकी है फिर तो वो छोड़ते ही नहीं। उनका शिपमेंट रोक लिया था उन लोगों ने, इसलिए ये तो होना ही था। सुहा एक बार फिर कंफ्यूज हो चुकी थी। वो वैसे ही बोली, शिपमेंट? कैसा शिपमेंट? सोनिया दो पल रुकी और बोली, भाई ने खुद पैसे देखकर कोलंबिया से अबन का ड्रग्स मंगवाया था, पूरा शिपमेंट उनका था, बट कोलंबिया और मेक्सिको में के बीच से ही वो शिपमेंट गायब हो गई। अब उसे ढूंढते हुए पता चला कि किसी ने गैंग से ही गद्दारी की है, पर जब उसके बारे में पता लगा तो उससे पहले ही वो भाग चुका था। जब उसे इंसान का पीछा किया तो उन लोगों तक पहुंच गए जिनके पास शिपमेंट था। तो अब जंग तो होनी ही है, और मुझे अच्छे से पता है कब भाई शिपमेंट लेकर आएंगे। सुहा के हाथ के मुट्ठी कस गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो खुद में ही बोली, एक जहर ही तो है वो, अरबों का हो या कौड़ी का, उसका काम तो लोगों को मारना ही है ना। सोनिया ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ है तो फिर यही, पर इन लोगों का काम है, हम कुछ नहीं बोल सकते। और वो चुपचाप खाना खाने लगी। सुहा उसे हैरानी से देखते हुए बोली, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस जहर से कितने लोग मर रहे होंगे? अगर वो अहर गलती से तुम्हारे किसी अपने को दे दिया गया और वो मर गया तो क्या तुम तब भी यही बोलोगी? सोनिया ने उसकी बात सुन गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखते हुए बोली, देखो सुहा, ये कुछ ऐसी चीज है जिनके बीच हम ना ही बोले तो बेहतर है। वो काम है उनका और लोग तो मर्डर भी करते हैं। लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये लोग तो फिर भी ड्रग भेजते हैं, और वो भी उन्हें जो मर्जी से खरीदते हैं। भाई का काम लत लगवाना नहीं है, वो बस अपना काम रहे हैं, तो प्लीज ये बातें मत करो। उसकी बात ऐसी थी जैसे वो मानने को तैयार नहीं थी कि गलत है, और उसकी इस चीज से सुहा को काफी गुस्सा आ रहा था। वो खुद में ही बोली, कमाल है, जबरदस्ती में बेचता है या ले लगवाता है, मारता तो इंसान ही है। उद्धरण चिन्ह। वो उठकर कमरे में चली गई। उसे ऐसे देख सोनिया मुस्कुराए और बोली, अभी कुछ जानती नहीं हो इसलिए, जब जान जाओगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ सुहा कमरे में जाते हुए चारों तरफ देख रही थी। घर में कोई भी नहीं था, शायद सब के सब बाहर गए हुए थे। वो चुपचाप अपने कमरे में चली आई। उसने कमरे में आते ही कमरे का दरवाजा लॉक किया और खिड़की से बाहर देखने लगी। गार्डन में भी उसे आज ज्यादा गार्ड नहीं दिख रहे थे। वो खुद में ही बुदबुदाई, आज इतने गार्ड नहीं है। उस दिन इतने ज्यादा गार्ड्स थे तब भी मैं आधे तक पहुंच गई थी, तो आज तो आधे ही है। हो सकता है मैं निकल जाऊं। कोशिश तो करनी पड़ेगी। सुहा तू यहाँ नहीं रह सकती, ये लोग गलत है।
ड्रग्स बेचते हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग करना। ये कोई अच्छा काम नहीं है। इंसान मर जाते हैं और उनके मरने के बाद बस दर्द रह जाता है, जो मुझे नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों ये बात बोलते हुए सुहा के चेहरे पर भी दर्द उमड़ आया था, पर फिर भी उसने एक बार फिर से कोशिश की और वैसे ही पर्दे को बांधकर खिड़की से लटकते हुए वो नीचे चली गई। नीचे आने के बाद वो ध्यान से आगे बढ़ रही थी कि किसी गार्ड से उसका सामना ना हो जाए। वो चुपके छुपाते सीधा बाउंड्री के पास पहुंच गई जहां पर कुछ गार्ड्स थे, पर वो देख सकती थी वहां वायर्स लगे हुए थे। वायर्स के अलावा भी वहां गार्ड्स खड़े ही थे और वो खुद में ही बुदबुदाई, वायर्स, इनमें से जरूर कट होगा। एक माफिया रहता है, उसका इतना बड़ा बंगलो है, उसके गैंग पूरी यहाँ रहती है, तो ऑब्वियसली ये सिर्फ इतनी सी सिक्योरिटी तो नहीं होगी, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। वो बोल रही थी कि उसकी नजर कार पर चली गई जो विला से बाहर जा रही थी। सुहा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो खुद में ही बोली, क्या मैं इस कार में छुप कर जा सकती हूँ? और वो तुरंत जाकर उस कार के दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। शायद गार्ड आपस में बात कर रहे थे। सुहा कार की डिग्गी खोलकर उसमें लेट गई और फिर दरवाजा खोल दिया गया। वो कार विला से बाहर चली गई और सुहा खुद में ही बोली, यश, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही ये कार रुकेगी, मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी, उस इन सब के सच बताऊंगी। करीब 15 मिनट तक चलने के बाद वो कार एक जगह पर आकर रुकी। सुहा डिग्गी के अंदर थी, इसलिए उसे ये तो पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, पर बाहर से बुलेट्स चलने की आवाजें आ रही थी, चिल्लाने की आवाज आ रही थी और मारपीट की भी। सुहा खुद में ही बोली, 1 मिनट, कहीं मैं फील्ड पर तो नहीं आ गई। उसने खुद के ही मुंह पर हाथ रख लिया और इतने में बाहर से अक के चिल्लाने की आवाज आई, गेट अवे फ्रॉम देयर। वो जितने जोर से चिल्लाया था, ये पहली बार होगा कि सुहा ने इतनी जोर से उसकी आवाज सुनी हो। वो खुद घबरा गई। वो बाहर निकलने को हुई कि अहीर चिल्लाया, अक। सुहा के हाथ नहीं रुक गए और वो बाहर नहीं गई, पर अगले ही पल गाड़ी का दरवाजा खुला और कुछ लोगों ने मिलकर अक को अंदर बैठे हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस आंखें खुली रखना, ओके? कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। सुहा ये सब सुन पा रही थी और उसे ये तो पता नहीं था कि चोट अक को लगी है या फिर क्या हुआ है, पर वो बस इतना जानती थी कि कोई जरूर घायल हो गया है। और ऐसे ही निकल वो गए। और यहाँ अहीर बार बार बोल रहा था, जल्दी गाड़ी चलाओ, हमें विला जाना होगा, डॉक्टर को कॉल करके बोलो वहां आ जाए। सुहा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो खुद में बोली, 1 मिनट लॉर्ड कृष्णा, क्या हम वापस विला जा रहे हैं? क्यों याद? मुझे तो उतार दो, अब मैं कैसे निकलूं यहाँ से? गाड़ी भी नहीं रुकवा सकती और अगर इन लोगों को पता चला तो ये लोग मुझे यही मार डालेंगे, मुझे चुप ही रहना पड़ेगा। वो खुद में ही चुपचाप गाड़ी की डिक्की में छुपी हुई थी और 15 मिनट में वो कार वापस विला में आ चुकी थी। कुछ देर तक वहां हड़बड़ी का माहौल बना रहा, बातें होती रही जो सुहा सुनती रही। जब उसे लगा कि अब कार के आसपास या कर में कोई नहीं है तो वो बाहर निकाल कर आई। उसने देखा सारे गार्डन अपने अपने पोजीशन पर आ चुके थे। कुछ लोग थे जो अब भी नदारद थे। वह खुद में ही बोली, क्या कर लिया भागकर? घूम फिर कर वापस आ गई, इससे अच्छा सीट पर ही बैठती, कम से कम हवा तो मिलती खुली, डिग्गी में तो बस तपी हूं। सुहा सीधा अंदर भागकर आए तो हाल में ही नजर क पर चली गई, जिसके पेट के एक तरफ से डॉक्टर गोली निकाल रहे थे, बट वो आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में स्पंज बॉल थी, जिससे वो बार बार प्रेस कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और होंठ पर हल्का सा खून लगा था। सुहा उसे ऐसे देखकर 2 मिनट के लिए हैरान रह गई और उसकी नजर उसके आसपास खड़े सारे लोगों पर चली गई। सबको कहीं ना कहीं चोट आई हुई थी और अक बिना किसी भाव के सीलिंग को घूर रहा था। इतने में आरव चिल्लाया, अहीर, तेरा दिमाग काम नहीं करता है ना? अच्छा हुआ गोली नीचे लगी, अगर सीने में लग जाती तो। कितनी बार कहा तुझे कि ध्यान रखा कर, रुक जाया कर जब अक इंस्ट्रक्शन दे, पर नहीं, तू तो पता नहीं कहाँ ही घूम रहा था। अब देख, लग गई ना तेरी वजह से। उद्धरण चिन्ह। अहीर ने अपना सिर झुका लिया और धीरे से बोला, आई एम रियली रियली सॉरी, मेरे आगे बंदा खड़ा था और मैंने पीछे देखा ही नहीं, मेरे चक्कर में तुम्हें चोट लग गई। आई एम सॉरी। उसकी बात सुनकर भी एके ने कोई रिएक्ट नहीं किया और आराम ने कहा, जाओ सब यहाँ से, अपना अपना इलाज करवाओ। ठीक है। अहीर और अथर्व दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चले गए और आरव ने वापस क की तरफ देखा तो क ने कहा,
तुम भी जाओ, मैं ठीक हूँ। और आरव भी वहां से चला गया। अब वहां पर डॉक्टर और क दोनों अकेले थे। बाकी गार्ड्स थे पर वो उनसे दूर थे। उसे ऐसे देख सुहा को कुछ याद आ रहा था। जो क्या था उसे पता नहीं, पर उसकी नजरें बस क के पेट पर बने उस घाव पर थी जिसका इलाज डॉक्टर कर रहे थे। अनायास ही एके ने अपना सिर नीचे किया और नजर सुहा पर चली गई। और जैसे ही दोनों की नजरें मिली सुहा एकदम से सकपका गई। वो कमरे में जाने को हुई कि एके एकदम से बोला, इधर आओ। आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट करें। थैंक्स।